की बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसने लिखा है डेविड जे श्वार्ट्ज ने। इस बुक में लेखक ने बड़ी ही बारीकी और उदाहरणों के साथ यह समझाया है कि आपकी सोच आपके सक्सेस के लिए कितना महत्व रखती है। तो शुरू करते हैं पार्ट 2, अध्याय 3, बड़ा कैसे सोचें। हाल ही में मैंने एक बड़ी औद्योगिक कंपनी के रोजगार विशेषज्ञ से चर्चा की। यह विशेषज्ञ हर साल 4 महीने कॉलेजों में जाकर वहां के प्रतिभाशाली सीनियर छात्रों को अपनी कंपनी के जूनियर एग्जीक्यूटिव प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुनती थी। उसकी बातों से लगा जैसे वह छात्रों के रवैये से निराश थी। मैं हर दिन 8 से 12 ऐसे कॉलेज सीनियर्स का इंटरव्यू लेती हूँ जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हम स्क्रीनिंग इंटरव्यू में जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं वह होती है उनकी प्रेरणा, उनका प्रयोजन। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या यह आदमी कुछ साल बाद हमारे लिए बड़े प्रोजेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रांच ऑफिस या फैक्ट्री को संभाल सकता है, या किसी और तरीके से कंपनी के लिए बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। मुझे यह कहना पड़ेगा कि मैं जिन लोगों से चर्चा करती हूँ उनमें से ज्यादातर सीनियर्स के व्यक्तिगत लक्ष्यों को देखकर मैं खुश नहीं हूँ। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह 22 साल के लड़के हमारी बाकी किसी चीज से ज्यादा हमारे रिटायरमेंट प्लान में रुचि लेते हैं। उनका दूसरा पसंदीदा सवाल होता है, क्या मुझे घूमने को मिलेगा? उनमें से ज्यादातर लोगों के लिए सफलता शब्द सुरक्षा का पर्यायवाची होता है। हम इस तरह के लोगों को अपनी कंपनी से जोड़ने का जोखिम क्यों उठाएं? आज के युवा बाकी बातों में तो इतने आधुनिक हो गए हैं, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि वे अब भी अपने भविष्य के बारे में इतना संकुचित रवैया क्यों रखते हैं। हर दिन अवसर बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हमारा देश रिकॉर्ड तरक्की कर रहा है। हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अगर अमेरिका में तरक्की का कोई युग है तो यही है। अब अगर इतने सारे लोगों की सोच इतनी छोटी है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सचमुच बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता है और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पाउंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, न ही उन्हें कॉलेज की डिग्रियों से या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने से नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। देखते हैं कि हम किस तरह अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं। कभी आपने खुद से पूछकर देखा है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? शायद इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी कि खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। आत्ममूल्यांकन में कमी अनगिनत तरीकों से साफ दिखती है। जॉन अखबार में एक नौकरी का विज्ञापन देखता है। वह इसी तरह की नौकरी करना चाहता है, परंतु वह इसके लिए कोई कोशिश नहीं करता क्योंकि वह सोचता है, मैं इस नौकरी के लिए पर्याप्त योग्य नहीं हूँ, इसलिए कोशिश करने की मेहनत क्यों करूँ? या जिम जोन के साथ डेटिंग पर जाना चाहता है, परंतु वह उससे नहीं पूछता क्योंकि उसे लगता है कि वह तैयार नहीं होगी। टॉम को लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स उसके माल के अच्छे ग्राहक हो सकते हैं, परंतु टॉम मिस्टर रिचर्ड्स से मिलने नहीं जाता। उसे लगता है कि मिस्टर रिचर्ड्स जैसे बड़े आदमी उससे नहीं मिलेंगे। पीट नौकरी का आवेदन भर रहा है। उसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, आप शुरुआत में कितनी तनख्वाह चाहेंगे? पीट एक छोटी सी रकम लिख देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह इससे ज्यादा तनख्वाह के योग्य नहीं है, जबकि वह इससे ज्यादा तनख्वाह पाना चाहता है। हजारों सालों से दार्शनिक हमें यह अच्छी सलाह देते आ रहे हैं, खुद को जाने। परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब यह निकालते हैं कि खुद के नकारात्मक पहलू को जाने। ज्यादातर आत्ममूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियों, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें इन क्षेत्रों में सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नकारात्मक पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में कम हो जाएगा। यहाँ एक अभ्यास दिया गया है जिससे आप अपने सच्चे आकार को नाप सकते हैं। मैंने इसे एग्जीक्यूटिव और सेल्स पर्सनेल के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आजमाया है। यह वाकई काम करता। अपने 5 प्रमुख गुणों को तय करें।
किसी निष्पक्ष दोस्त की मदद लें, जैसे आपकी पत्नी, आपका सीनियर, आपका प्रोफेसर, कोई समझदार व्यक्ति जो आपको सच्ची राय दे सके। गुणों के उदाहरण हैं शिक्षा, अनुभव, तकनीकी योग्यता, हुलिया, संतुलित घरेलू जीवन, रवैया, व्यक्तित्व, लीडरशिप की योग्यता। डी, हर गुण के सामने अपने उन 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिख लें जो बेहद सफल हैं, परंतु उनमें यह गुण उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में यह गुण आप में है। इस अभ्यास को पूरा कर लेने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में कई सफल लोगों से आगे हैं। ईमानदारी से आप एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। आप जितना सोचते हैं, आप उससे बड़े हैं। इसलिए आप अपनी सोच को भी अपने असली आकार के हिसाब से बना लें। उतना ही बड़ा सोचें जितने बड़े आप हैं, और कभी खुद को सस्ते में न बेचें। जो व्यक्ति अचल शब्द के लिए दुर्भेद्य शब्द का प्रयोग करता है या बचत की जगह मितव्ययिता शब्द का प्रयोग करता है, उसके बारे में हम यह जान जाते हैं कि उसकी शब्दावली का दायरा बड़ा है। परंतु क्या उसके पास एक बड़े चिंतक की शब्दावली है? शायद नहीं। जो लोग कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो लोग ऐसे अलंकारिक वाक्यों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समझने में आम लोगों को कठिनाई होती है, वे दरअसल दिखावटी और घमंडी लोग होते हैं, और दिखावटी लोग आमतौर पर छोटे चिंतक होते हैं। किसी व्यक्ति की शब्दावली का महत्वपूर्ण पैमाना उसके शब्दों की संख्या या आकार नहीं है। असली महत्व की बात तो यह है कि उसके शब्दों का उस पर और सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ एक मूलभूत बात बताई जा रही है। हम शब्दों और वाक्यों में नहीं सोचते हैं, हम तस्वीरों और या बिंबों में सोचते हैं। शब्द विचारों के लिए कच्चा माल हैं। जब इन्हें बोला जाता है या पढ़ा जाता है तो हमारा दिमागी कंप्यूटर इन शब्दों को अपने आप तस्वीरों में बदल लेता है। हर शब्द, हर वाक्य आपके दिमाग में एक अलग तस्वीर बनाता है। अगर कोई यह कहता है जिम ने एक नया स्प्लिट लेवल खरीदा है, तो हमारे दिमाग में एक अलग तस्वीर बनती है। परंतु अगर आपको बताया जाता है जिम ने एक नया रैंच हाउस खरीदा है, तो आपके दिमाग में दूसरी ही तस्वीर बनती है। हमारे दिमाग में अलग अलग तस्वीरें अलग अलग शब्दों की वजह से बनती हैं। इसे इस तरीके से देखें, जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो आप एक तरह से दूसरे लोगों के दिमाग में फिल्में दिखाने वाले प्रोजेक्टर का काम कर रहे हैं, और आप जिस तरह की फिल्म दिखाएंगे, सामने वाले पर आपका प्रभाव वैसा ही पड़ेगा। मान लीजिए आप लोगों को यह बताते हैं, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल हो गए हैं। इस वाक्य का उन लोगों पर क्या असर होगा? वे लोग इन शब्दों में हार और निराशा और दुख के चित्र देखेंगे जो असफल शब्द में छुपे हुए हैं। इसके बजाय अगर आप कहते हैं, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं, तो इससे उनका उत्साह बढ़ जाएगा और वे एक बार फिर कोशिश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मान लीजिए आप कहते हैं, हमारे सामने एक समस्या है। ऐसा कहने पर दूसरों के दिमाग में आप एक ऐसी तस्वीर बना देंगे जो सुलझाने में मुश्किल और अप्रिय होगी। इसके बजाय यह कहें, हमारे सामने एक चुनौती है, और इस वाक्य से आप एक ऐसी मानसिक तस्वीर बना देते हैं जिसमें आनंद है, खेल है, करने के लिए कुछ अच्छा है। या किसी समूह से कहें, हमने काफी बड़ा खर्च कर डाला, और लोगों को लगता है कि खर्च हुआ पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। निश्चित रूप से यह नकारात्मक वाक्य है। इसके बजाय यह कहें, हमने काफी बड़ा निवेश किया है, और लोग एक ऐसी तस्वीर बना लेंगे जिसमें बाद में लाभ लौटता हुआ दिखता है, और यह एक बहुत सुखद दृश्य होता है। मुद्दे की बात यह है, बड़े चिंतकों में अपने और दूसरों के मस्तिष्क में सकारात्मक, प्रगतिशील और आशावादी तस्वीरें बनाने की कला होती है। बड़ी सोच के लिए हमें ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो बड़े, सकारात्मक मानसिक चित्र प्रदान कर सकें। छोटे, नकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। 1. इससे कोई फायदा नहीं होगा, हम अभी हार चुके हैं। 2. मैंने पहले भी यह बिजनेस किया था और मैं इसमें असफल हो गया था, मैं अब दोबारा भूल कर भी कोशिश नहीं करूंगा। 3. मैंने कोशिश करके देखा है, परंतु यह माल बिकता ही नहीं है, लोग इसे नहीं खरीदना चाहते। 4. बाजार माल से अटा पड़ा है,
सोचिए, 75% संभावित माल तो पहले ही बिक चुका है, बेहतर है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। 5. उनके ऑर्डर छोटे हैं, मैं अब उनके पास नहीं जाऊंगा। 6. आपकी कंपनी में चोटी पर पहुंचने में मुझे 5 साल लगेंगे और 5 साल बहुत लंबा समय है, मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। 7. प्रतियोगी कंपनी के पास हर लाभ है, मैं उनके विरुद्ध अपना मॉक कैसे बेच सकता हूं। 8. कोई भी वह माल नहीं खरीदेगा। 9. हम तब तक इंतजार करें जब तक मंदी नहीं आ जाती, फिर हम स्टॉक खरीदेंगे। 10. मैं इस काम के लिए ज्यादा बूढ़ा हूँ। 11. यह उपाय सफल नहीं होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ और इसका परिणाम अंधेरा, उदासी, निराशा, दुख, असफलता। बड़े सकारात्मक मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाले वाक्य। 1. हम अभी हारे नहीं हैं, हम कोशिश करते रहेंगे, यह रहा एक नया उपाय जिससे हम सफल हो सकते हैं। 2. मैं एक बार इसमें जरूर असफल हुआ था, परंतु उसमें गलती मेरी ही थी, अब एक बार फिर मैं कोशिश करके देखूंगा और उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। 3. अब तक यह माल मैं नहीं बेच पाया हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि यह अच्छा है और मैं ऐसा फॉर्मूला ढूंढ ही लूंगा जिससे यह धड़ाधड़ बिकने लगे। 4. सोचिए, 25% बाजार तो खुला पड़ा है, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, यह बहुत बड़ा अवसर है। 5. उनके ऑर्डर अब तक छोटे हैं, मैं ऐसी योजना बनता हूँ जिनसे वो मुझसे ज्यादा माल खरीदे। 6. 5 साल का समय ज्यादा नहीं होता, जरा सोचिए, यह 5 साल के बाद भी यह पोजीशन पर रहने के लिए काफी समय बचता है। 7. प्रतियोगी कंपनी दमदार है, मैं इनसे इनकार नहीं करता, परंतु किसी के पास भी पूरे लाभ नहीं होते, हम बैठकर सोचे और ऐसा तरीका खोजे जिससे हम उन्हें डरा सके। 8. वर्तमान स्वरूप में शायद इसे न बेचा जा सके, परंतु हम कुछ परिवर्तनों के बारे में विचार करके इसे बेच सकते हैं। 9. हम अभी निवेश करते हैं, हम मंदी के बारे में भला क्यों सोचे, हम समृद्धि पर अपना पैसा क्यों न लगाएं। 10. यह उपाय सफल होगा, मैं यह साबित कर सकता हूँ, परिणाम स्वरूप चमक, आशा, सफलता, आनंद और विजय। बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित करने के 4 तरीके। यहाँ 4 तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बड़े चिंतक की शब्दावली विकसित कर सकते हैं। 1. अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े, सकारात्मक, आशावादी शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप उसे जवाब देते हैं, मैं थका हुआ हूँ, मुझे सिरदर्द है, काश कि आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है, तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। यह एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी कोई आपसे पूछे, आप कैसे हैं, या आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, या कहें बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे, और ज्यादा बड़ा भी। एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है। इससे दोस्त बनते हैं। 2. दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, सकारात्मक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें, हाँ, वह बढ़िया आदमी है। लोग कहते हैं, उसका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई न करें या घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर सवेर तीसरे व्यक्ति को पता चल जाता है कि आपने क्या कहा था, और आपने जो बुराई की थी वह आपको ही बुरा बना सकती है। 3. दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो यह सफलता का औजार बन जाती है। इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग बार बार, हर बार करें।
लोगों के लिए उनके काम, उनकी उपलब्धियों, उनके परिवार की तारीफ करें। 4. दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है तो उनके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब वे इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फीलिंग बोझिल, बोरिंग हो जाती है और वे भी इसी तरह के हो जाते हैं। जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा। महल बनाए, कब्र न खोदें। यह न देखें कि क्या है, यह देखें कि क्या हो सकता है। बड़े चिंतक सिर्फ यही नहीं देखते कि क्या है, वे यह भी देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पर 4 उदाहरण दिए जा रहे हैं कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। अब रियल एस्टेट की कीमत कैसे बढ़ती है। एक बेहद सफल रियल्टर जो ग्रामीण इलाके की जायदाद का विशेषज्ञ है, उसका कहना है कि अगर हम भविष्य की कल्पना कर सकें, तो इससे हमें बहुत लाभ हो सकता है। जहां आज कुछ नहीं है, वहां कल क्या हो सकता है, इस बात की कल्पना करना हमें सीखना चाहिए। मेरे दोस्त ने कहा, ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ ज्यादातर जमीन जायदाद बहुत आकर्षक नहीं होती। मैं इसलिए सफल हुआ हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को यह नहीं बताता कि उनके फार्म की हालत अभी कैसी है। मैं अपने पूरे सेल्स प्लान को इस बात के चारों तरफ बनाता हूँ कि यह फार्म भविष्य में क्या बन सकता है। ग्राहक को अगर मैं सीधे तरीके से यह बताऊं, इस फार्म में इतने एकड़ जमीन, इतने एकड़ पेड़ हैं और यह शहर से इतने मील दूर है, तो इससे वह उत्साहित नहीं होगा और इसे कभी नहीं खरीदेगा। परंतु जब मैं उसे एक ऐसी योजना बताता हूं कि वह इस फार्म पर क्या क्या कर सकता है, तो वह इस फार्म को खुशी खुशी खरीद लेता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा किस तरह करता हूं। उसने अपना ब्रीफकेस खोला और एक फाइल निकाली। यह फार्म, उसने कहा, अभी अभी हमारे पास आया है। यह भी बाकी फार्मों की तरह है। यह शहर से 43 मील की दूरी पर है। इसका घर टूटी फूटी हालत में है और पिछले 5 साल से यहाँ खेती नहीं हुई है। अब मैं आपको यह बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने इस जगह का पूरा अध्ययन करने के लिए पिछले सप्ताह यहाँ 2 दिन गुजारे। मैंने इस पूरी जगह के कई चक्कर लगाए। मैंने पड़ोसी फार्मों को भी देखा। मैंने वर्तमान और प्रस्तावित हाईवे प्लान के संदर्भ में भी फार्म की लोकेशन को देखा। मैंने खुद से पूछा, यह फार्म किस बड़े काम के लिए उपयुक्त है। मुझे इसमें 3 संभावनाएं दिखी। मैंने तीनों की योजना बना ली। उसने मुझे हर योजना दिखाई। हर योजना स्पष्ट थी और विस्तार से बनी थी। एक प्लान में सुझाव दिया गया था कि फार्म को घुड़सवारी के अस्तबल में बदल दिया जाए। इस प्लान में बताया गया था कि विचार दमदार है। शहर बढ़ रहा है, लोग गांव को ज्यादा पसंद करने लगे हैं, लोग मनोरंजन पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं, सड़कें अच्छी हैं। इस प्लान में बताया गया था कि किस तरह यहाँ पर काफी घोड़े रखे जा सकते हैं, जिससे घुड़सवारी से काफी आमदनी की जा सकती है। घुड़सवारी के अस्तबल का विचार काफी अच्छा और प्रेरक था। योजना को स्पष्ट, विस्तृत और दमदार होना चाहिए। मैं देख सकता था कि पेड़ों के बीच से गुजरते हुए 1 दर्जन दंपति घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। इसी तरीके से इस मेहनती सेल्समैन ने दूसरी विस्तृत योजना बनाई कि किस तरह इसे वृक्षों के फार्म में बदला जा सकता है, और तीसरी योजना थी कि यहाँ पर वृक्षों के फार्म के साथ साथ पोल्ट्री फार्म भी शुरू किया जा सकता है। अब जब मैं अपने ग्राहकों से चर्चा करता हूं, तो मुझे उन्हें यह विश्वास नहीं दिलाना होता कि इसकी वर्तमान हालत में इस फार्म को खरीदना एक अच्छा सौदा है। मैं उन्हें एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसमें फार्म पैसा बनाने वाला व्यवसाय बन जाता है। इससे मैं न सिर्फ ज्यादा फार्म बेच सकता हूं और ज्यादा तेजी से बेच सकता हूं, बल्कि जायदाद बेचने के मेरे तरीके का एक और फायदा भी है। मैं अपने प्रतियोगियों से ज्यादा कीमत पर फार्म बेच सकता हूं। लोग जमीन और एक विचार के लिए जो कीमत देते हैं, वह सिर्फ जमीन के लिए दी गई कीमत से स्वाभाविक तौर पर ज्यादा होती है। इसी कारण ज्यादातर लोग अपने फार्मों को मेरे यहाँ से बेचना चाहते हैं और हर बिक्री पर मेरा कमीशन बढ़ता जाता है।
इसका संदेश यह है वर्तमान में चीजें कैसी हैं, यह देखने के बजाय यह देखें कि वे भविष्य में कैसी हो सकती हैं। कल्पना शक्ति से हर चीज ज्यादा कीमती बन जाती है। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना कर लेता है कि भविष्य में क्या किया जा सकता है। वह केवल वर्तमान में ही नहीं उलझा रहता। बी, एक ग्राहक का कितना मूल्य होता है। एक डिपार्टमेंट स्टोर एग्जीक्यूटिव मैनेजरों की मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा, हालांकि मेरे विचार आपको पुराने जमाने के लगेंगे, परंतु मैं उस विचारधारा की हूं कि अगर आप अपने ग्राहकों से दोस्ताना, शालीन व्यवहार करेंगे तो वे बार बार आपके पास आएंगे। एक दिन मैं अपने स्टोर में घूम रही थी। मैंने अपने सेल्समैन को एक ग्राहक से बहस करते सुना। ग्राहक गुस्से में बाहर चला गया। इसके बाद सेल्समैन ने दूसरे सेल्समैन से कहा, मैं $2 के ग्राहक के पीछे अपना समय क्यों खराब करूं? उसकी जरूरत के सामान के लिए पूरे स्टोर को क्यों छायूं? वह इस काबिल ही नहीं है। मैं वहां से चली आई, एग्जीक्यूटिव ने कहा, परंतु मैं अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकाल पाई। मैंने सोचा कि यह बहुत गंभीर मामला है जब हमारे सेल्समैन अपने ग्राहकों को 2 की श्रेणी में रखते हैं। मैंने तभी यह फैसला किया कि सोच के इस ढंग को बदलना होगा। जब मैं वापस अपने ऑफिस में पहुंची तो मैंने अपने रिसर्च डायरेक्टर को बुलाया और उससे पूछा कि हमारे स्टोर में पिछले साल औसत ग्राहक ने कितने पैसे का माल खरीदा। उसने मुझे जो आंकड़ा बताया उससे मुझे भी हैरत हुई। हमारे रिसर्च डायरेक्टर के आंकड़ों के हिसाब से औसत ग्राहक ने हमारे स्टोर से $362 का सामान खरीदा। इसके बाद मैंने अपने सुपरवाइजर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें यह घटना बताई। फिर मैंने उन्हें यह बताया कि हमारे ग्राहक का मूल्य वास्तव में कितना है। एक बार मैंने जब इन लोगों को यह समझा दिया कि किसी ग्राहक को एक बार की खरीदारी के हिसाब से नहीं तौलना चाहिए बल्कि सालाना खरीदारी के हिसाब से तौलना चाहिए, तो हमारे स्टोर में ग्राहकों के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। रिटेलिंग एग्जीक्यूटिव की यह बात किसी भी तरह के बिजनेस पर लागू होती है। बार बार के बिजनेस में लाभ होता है। अक्सर कई धंधों में शुरुआत में तो कोई लाभ ही नहीं होता। ग्राहकों की भविष्य की खरीद को देखें, यह न देखें कि वे वर्तमान में क्या खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मूल्यवान समझने से वे बड़े, नियमित संरक्षकों में बदल जाते हैं। ग्राहकों को तुच्छ समझने से वे किसी दूसरी जगह से सामान खरीदने लगते हैं। एक विद्यार्थी ने एक बार मुझे यह महत्वपूर्ण घटना सुनाई और बताया कि वह एक रेस्तरां में कभी नाश्ता क्यों नहीं करता। एक दिन लंच के लिए विद्यार्थी ने कहा, मैंने एक नए रेस्तरां में जाने का फैसला किया। यह रेस्टोरेंट 2 सप्ताह पहले ही खुला था। मेरे लिए अभी पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सुनिश्चित कर लेता हूं कि मैं जो खरीद रहा हूं उसकी कीमत क्या है। मीट सेक्शन के पास से गुजरते समय मैंने टर्की को देखा और उस पर कीमत डली थी 39 सेंट। जब मैं कैश रजिस्टर के पास गया तो चेकर ने मेरी ट्रे को देखा और कहा 1.5। मैंने विनम्रता से उससे दोबारा चेक करने को कहा क्योंकि मेरे हिसाब से बिल 99 सेंट का होना चाहिए था। मेरी तरफ घूरने के बाद उसने फिर से हिसाब जोड़ा। हिसाब में जो अंतर आ रहा था वह टर्की की कीमत के कारण था। उसने 39 सेंट की जगह मुझसे 49 सेंट लिए थे। फिर मैंने उसका ध्यान उस साइन बोर्ड की तरफ खींचा जिसमें लिखा हुआ था 39 सेंट। इससे वह भड़क गई। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि साइन बोर्ड पर क्या लिखा है। इसका दाम है 49 सेंट। देखिए, यह रही आज की मूल्य सूची। किसी ने शायद गलती से वहां पर साइन बोर्ड लगा दिया होगा। आपको 49 सेंट ही देने होंगे। फिर मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैंने टर्की ली ही इसलिए थी क्योंकि इसका मूल्य 39 सेंट था। अगर इसका मूल्य 49 सेंट होता तो मैं इसकी जगह कोई दूसरी चीज ले लेता। इसके बाद भी उसका जवाब था, चाहे जो हो, आपको 49 सेंट देने होंगे। मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं वहां खड़े रहकर तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। परंतु मैंने उसी समय यह फैसला भी कर लिया कि मैं दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगा। मैं हर साल लंच पर $250 खर्च करता हूं और यह बात तो पक्की है कि मैं उस रेस्टोरेंट में एक पाई भी खर्च नहीं करूंगा। यह छोटे नजरिए का एक उदाहरण है। चेकर ने कीमत का छोटा सा अंतर ही देखा।
उसने संभावित $250 की सेल नहीं देखी। सी अंधे दूध वाले का मामला। हैरत की बात है कि लोग किस तरह भावी संभावना के प्रति अंधे होते हैं। कुछ साल पहले एक युवा दूध वाला हमारे घर पर दूध के बिजनेस के सिलसिले में आया। मैंने उसे समझाया कि हमारा दूध वाला अच्छा दूध देता है और हम उसकी सेवाओं से संतुष्ट हैं। फिर मैंने उसे सुझाव दिया कि वह पड़ोस की महिला से पूछ ले। इसके जवाब में उसने कहा, मैंने पड़ोस की महिला से पहले ही बात कर ली है, परंतु वे लोग 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध ही लेते हैं और मैं इतनी कम रकम के लिए यहाँ रुकूं, यह फायदे का सौदा नहीं होगा। शायद आपकी बात सही हो, मैंने कहा, परंतु जब आप मेरी पड़ोसन से बात कर रहे थे तो आपने यह नहीं देखा कि उस घर में दूध की मांग 1-2 महीने में बढ़ने वाली है। उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है जो निश्चित रूप से काफी दूध पिएगा। उस युवक ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे उसे घुसा मार दिया गया हो और फिर उसने कहा, कोई इंसान कितना अंधा हो सकता है। कभी जो परिवार 2 दिन में 1 क्वार्ट दूध खरीदता था, आज वही परिवार 2 दिन में 7 क्वार्ट दूध खरीदता है, परंतु वह दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था। उस छोटे बच्चे के अब 2 छोटे भाई और 1 छोटी बहन और हो चुके हैं और मुझे जानकारी मिली है कि उनके यहाँ 1 और बच्चा पैदा होने वाला है। हम कितने अंधे हो सकते हैं। इसलिए यह देखें कि क्या हो सकता है, सिर्फ यही न देखें कि क्या है। जो स्कूल टीचर जिमी के सिर्फ वर्तमान व्यवहार के बारे में सोचेगा, वह यही सोचेगा कि जिमी बदतमीज, पिछड़ा और गंवार है। परंतु अगर टीचर ऐसा सोचेगा तो इससे जिमी का विकास नहीं हो पाएगा। परंतु जो टीचर जिमी की संभावनाओं को देख सकेगा, वही उसका विकास कर पाएगा। ज्यादातर लोग स्किड रो से गुजरते समय केवल हारे हुए शराबियों को देख पाते हैं, परंतु कुछ निष्ठावान लोग स्किड रो से गुजरते समय एक सुधरे हुए नागरिक की संभावना को भी देख सकते हैं, और चूंकि वे भविष्य की संभावना को देख पाते हैं, इसलिए वे यहाँ पर एक सफल सुधार कार्यक्रम शुरू कर पाते हैं। डी, कौन सी चीज आपका मूल्य तय करती है? कुछ सप्ताह पहले एक प्रशिक्षण सत्र के बाद एक युवक मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि वह मेरे साथ कुछ मिनट बात करना चाहता है। मैं इस युवक को जानता हूँ। इसकी उम्र अभी 26 साल है और यह बहुत ही गरीब घर से आया था। इसके अलावा मैं यह भी जानता था कि इसके शुरुआती वयस्क जीवन में इस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा था। मैं यह भी जानता था कि वह ठोस भविष्य के लिए खुद को तैयार करने का सच्चा प्रयास कर रहा था। कॉफी पीते हुए हमने उसकी तकनीकी समस्या का हल ढूंढ लिया और फिर हमारी चर्चा इस तरफ मुड़ गई कि किस तरह गरीब लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रख सकते हैं। उसकी बातों ने इस सवाल का सीधा और बढ़िया जवाब दे दिया। मेरे पास बैंक में $200 हैं। क्लर्क की मेरी नौकरी में तनख्वाह ज्यादा नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदारी वाली नौकरी है। मेरी कार 4 साल पुरानी है और मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरी मंजिल के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता हूँ। परंतु प्रोफेसर, उसने कहा, मैंने तय कर लिया है कि मेरे पास जो नहीं है उसे मैं अपनी राह में बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं उसकी बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, इसलिए मैंने उसे विस्तार से उसका पूरा मतलब समझाने के लिए कहा। देखिए, उसने कहा, मैं काफी समय से लोगों का अध्ययन कर रहा हूँ और मैंने यह पाया है, जो लोग गरीब होते हैं वे अपने वर्तमान को देखते हैं। वे सिर्फ अपने वर्तमान को ही देख पाते हैं। वे भविष्य को नहीं देख पाते, वे सिर्फ अपने घटिया वर्तमान को ही देख पाते हैं। मेरे पड़ोसी का उदाहरण लें। वह लगातार रोता रहता है कि उसकी तनख्वाह कम है, उसकी छत लगातार टपकती रहती है, प्रमोशन किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाते हैं, डॉक्टर के बिल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वह लगातार खुद को याद दिलाता रहता है कि वह गरीब है और इसलिए वह यह मान लेता है कि वह हमेशा गरीब ही बना रहेगा। वह इस तरह व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जिंदगी भर उसी टूटे फूटे अपार्टमेंट में रहने की सजा मिली हो। मेरा दोस्त अपने दिल की बात बोल रहा था और एक पल रुकने के बाद उसने आगे कहा, अगर मैं अपने वर्तमान की तरफ देखूं, पुरानी कार, कम तनख्वाह, सस्ता अपार्टमेंट और हैमबर्गर का भोजन, तो मैं भी जल्दी ही निराश हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कि मेरी हस्ती कुछ नहीं है और मैं जिंदगी भर बिना हस्ती वाला आदमी बना रहूंगा। परंतु मैं अपने भविष्य की कल्पना करता हूँ।
मैं यह देखता हूँ कि मैं कुछ साल बाद क्या बन सकता हूँ। मैं अपने आप को क्लर्क के रूप में नहीं देखता, बल्कि एग्जीक्यूटिव के रूप में देखता हूँ। मैं अपने छोटे अपार्टमेंट को नहीं देखता हूँ, बल्कि मैं बढ़िया नए उपनगरीय घर को देखता हूँ। और जब मैं अपने भविष्य को इस तरह से देखता हूँ तो मैं ज्यादा बड़ा अनुभव करता हूँ और बड़ा सोच पाता हूँ। और मेरे पास इस बात का बहुत अनुभव है कि इससे फायदा होता है। क्या यह खुद को मूल्यवान बनाने की बढ़िया योजना नहीं है? यह युवक वास्तव में अच्छी जिंदगी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उसने सफलता के इस मूलभूत सिद्धांत को अपने जीवन में उतार लिया है। आपके पास क्या नहीं है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके बजाय यह महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास भविष्य में क्या होगा। दुनिया हम पर कीमत का जो टैग लगाती है, वह उस टैग के अनुरूप ही होता है जो हम खुद पर लगाते हैं। यहाँ आपको यह बताया जा रहा है कि आप किस तरह अपने भविष्य की शक्ति को विकसित कर सकते हैं, यानी आप अपनी संभावनाओं को किस तरह देख सकते हैं। मैं इन्हें मूल्य बढ़ाने वाले अभ्यास कहता हूँ। चीजों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। रियल एस्टेट का उदाहरण याद करें। खुद से पूछे, किस तरह मैं इस कमरे या इस घर या इस बिजनेस का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। चीजों का मूल्य बढ़ाने के लिए विचार खोजें। कोई भी चीज, चाहे वह खाली प्लॉट हो, घर हो या बिजनेस हो, उसका मूल्य वही होता है जो उसके प्रयोग के विचार में छुपा होता है। लोगों का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। जब आप सफलता की दुनिया में ऊपर और ऊपर जाएंगे तो आपके पास ज्यादातर काम लोगों का विकास करना होगा। खुद से पूछे, मैं किस तरह अपने अधीनस्थों का मूल्य बढ़ा सकता हूँ। मैं किस तरह उन्हें ज्यादा प्रभावी बना सकता हूँ। याद रखें, किसी व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाने के लिए आपको उसकी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की कल्पना करनी होती है। खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। खुद के साथ हर रोज एक इंटरव्यू रखें। खुद से पूछे, आज मैं अपने आप को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अपने मूल्य की कल्पना अपने वर्तमान से न करें। इस बात से न करें कि आप आज क्या हैं, बल्कि अपने मूल्य की कल्पना अपने भविष्य से करें। इस बात से करें कि आप क्या बन सकते हैं। फिर उस संभावित मूल्य को हासिल करने के तरीके अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगे। कोशिश करके देखें। मध्यम आकार की प्रिंटिंग कंपनी के रिटायर्ड मालिक मैनेजर ने मुझे बताया कि उसने अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना। 5 साल पहले उसने कहा, मुझे अकाउंटिंग और ऑफिस के बाकी काम के लिए अकाउंटेंट की जरूरत थी। मैंने हैरी नाम के 26 वर्षीय युवक को काम पर रख लिया। उसे प्रिंटिंग बिजनेस की कोई समझ नहीं थी, परंतु उसके रिकॉर्ड से पता चलता था कि वह एक अच्छा अकाउंटेंट था। 1.5 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने उसे अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर बना दिया। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि हैरी में एक गुण ऐसा था जो उसे बाकी सब लोगों से आगे कर देता था। हैरी पूरी कंपनी में गंभीरता से सच्ची रुचि लेता था। वह सिर्फ चेक नहीं लिखता था, वह सिर्फ रिकॉर्ड नहीं रखता था। जब भी वह देखता था कि वह बाकी कर्मचारियों की मदद कर सकता था, वह तत्काल काम में जुट जाता था। हैरी के आने के 1 साल के भीतर हमारे कुछ कर्मचारी चले गए। हैरी मेरे पास एक फ्रिंज बेनिफिट प्रोग्राम लेकर आया और उसका कहना था कि इससे लागत कम आएगी, और इससे सचमुच लाभ हुआ। हैरी ने और भी कई काम किए जिनसे सिर्फ उसके विभाग को नहीं, बल्कि पूरी कंपनी को फायदा हुआ। उसने हमारे उत्पादन विभाग का लागत अध्ययन तैयार किया और बताया कि किस तरह $30,000 की नई मशीनों में निवेश करके हम ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। एक बार हमारा माल नहीं बिक पा रहा था। हैरी हमारे सेल्स मैनेजर के पास गया और उनसे इस तरह की बात कही, मैं सेल्स के बारे में तो नहीं जानता, परंतु मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। हैरी के दिमाग में कई अच्छे विचार थे जिनकी वजह से हमारी बिक्री बढ़ गई। जब भी कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता था, हैरी उस आदमी की काफी मदद करता था। हैरी पूरी कंपनी में सच्ची रुचि लेता था। जब मैं रिटायर हुआ तो हैरी ही मेरा उत्तराधिकारी बनने लायक था। परंतु मुझे गलत मत समझना, मेरे दोस्त ने कहा, हैरी ने उत्तराधिकारी बनने के लिए कोई कोशिश नहीं की। वह किसी के काम में अड़गा नहीं लगाता था। वह नकारात्मक रूप से आक्रामक नहीं था।
वह लोगों की पीठ पीछे बुराई नहीं करता था और वह ऑर्डर भी नहीं देता था, वह सिर्फ मदद करता था। हैरी इस तरह बर्ताव करता था जैसे कंपनी में होने वाली हर चीज से उसे फर्क पड़ता था। उसने कंपनी के बिजनेस को अपना बिजनेस मान लिया था। हैरी के उदाहरण से हम भी सीख सकते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं और यही काफी है वाला रवैया छोटी नकारात्मक सोच है। बड़े चिंतक अपने आप को टीम के सदस्य के रूप में देखते हैं और अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ जीतते या हारते हैं। वे जितनी मदद कर सकते हैं करते हैं, चाहे इसके बदले में उन्हें कोई सीधा लाभ हो रहा हो या न हो रहा हो। वह आदमी जो अपने डिपार्टमेंट के बाहर की हर समस्या को यह कहकर टाल देता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, उसी डिपार्टमेंट के लोगों को इस बात की चिंता करने दो। उसका रवैया उसे कभी लीडर नहीं बनवा सकता। इसका अभ्यास करें, बड़े चिंतक बनने का अभ्यास करें। कंपनी की रुचि को अपनी रुचि की तरह देखें। बड़ी कंपनियों में काम करने वाले बहुत कम लोग अपनी कंपनी में सच्ची निस्वार्थ रुचि लेते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही बड़े चिंतक बनने के काबिल होते हैं और इन्हीं थोड़े से लोगों को ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां दी जाती हैं। बहुत से लोग अपनी उपलब्धि की राह में छोटी, घटिया, महत्वहीन चीजों को बाधा बना लेते हैं। हम इन 4 उदाहरणों को देखें। अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोल सके, परंतु ज्यादातर लोगों की यह चाहत पूरी नहीं हो पाती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। क्यों? इसका कारण सीधा सा है। ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी, महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी, घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते रहते हैं, मुझे सीधे खड़े रहना चाहिए, इधर उधर नहीं हिलना है और अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना है। जनता को यह पता न चलने दें कि आप नोट्स की मदद ले रहे हैं। याद रखें, ग्रामर की गलती न होने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टाई सीधी रहे, जोर से बोले पर ज्यादा जोर से नहीं, इत्यादि। अब जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो क्या होता है? वह डरा हुआ होता है क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है कि उसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? संक्षेप में, वह फ्लॉप हो जाता है। वह इसलिए फ्लॉप होता है क्योंकि उसने एक अच्छे वक्ता के छोटे, घटिया, तुलनात्मक रूप से महत्वहीन गुणों पर ध्यान केंद्रित किया है और अच्छे वक्ता के बड़े गुणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया है। जिस बारे में आप बोलने जा रहे हैं, उसका ज्ञान और दूसरे लोगों को बताने की उत्कट इच्छा। अच्छे वक्ता का असली इम्तिहान इस बात में नहीं होता कि वह सीधा खड़ा होता है या नहीं, वह ग्रामर में गलतियां करता है या नहीं, बल्कि इस बात में होता है कि वह जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। हमारे ज्यादातर चोटी के वक्ताओं में कई सारे दोष होते हैं, कईयों की तो आवाज ही खराब है। अमेरिका के बहुत से प्रसिद्ध वक्ताओं को तो अगर भाषण देने की परीक्षा में बिठाया जाए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उनमें से कई तो फेल हो जाएंगे। परंतु इन सभी सफल सार्वजनिक वक्ताओं में एक बात पाई जाती है, उनके पास कहने को कुछ होता है और उनमें दूसरे लोगों को अपनी बात बताने की प्रबल इच्छा होती है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर जनता में सफलता से बोलने की कला को प्रभावित न होने दें। बी, झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़े छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं, जैसे जॉन थोड़ा थका हुआ तनाव में घर लौटता है, डिनर में उसे मजा नहीं आता और वह शिकायत करने लगता है, उसकी पत्नी जोन का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में मैं इससे अच्छा खाना कैसे बनाऊं? या अगर हमारे पास बाकी सबकी तरह नया गैस स्टोव हो तो मैं इससे बेहतर खाना पका सकती हूँ। इससे जॉन का गर्व आहत हो जाता है और वह बदले में जोन पर हमला कर देता है। देखो जोन, सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब तक शांति स्थापित होती है तब तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगा चुके होते हैं।
एक दूसरे के माँ बाप, सेक्स, पैसे, शादी से पहले के वादे, शादी के बाद के वादे और इसी तरह के दूसरे मामलों को बीच में लाया जाता है। दोनों ही दल युद्ध में तनावग्रस्त और नर्वस होते हैं। दोनों के मतभेद पूरी तरह नहीं सुलझ पाते और दोनों को ही अपनी अगली लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए नए हथियार मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की वजह से, छोटे चिंतन की वजह से ज्यादातर झगड़े होते हैं। इसलिए झगड़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको छोटे चिंतन से बचना होगा। यहाँ एक आजमाई हुई तकनीक बताई जा रही है। किसी की शिकायत करने से पहले, उस पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, आत्मरक्षा में उस पर हमला करने से पहले खुद से पूछे, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़े से बच जाते हैं। खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसकी सिगरेट की राख बिखर गई या उसने टूथपेस्ट का ढक्कन नहीं लगाया था, वह शाम को देर से घर लौटा? क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है कि उसने थोड़ा पैसा उड़ा दिया है या उसने कुछ ऐसे लोगों को घर पर बुलवा लिया है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता? जब आप नकारात्मक क्रिया करने वाले हों तो खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? इस सवाल में जादू है और यह आपके घर का माहौल सुधार सकता है। यह ऑफिस में भी काम करता है। जब आपके सामने वाला ड्राइवर आपके सामने कट मारता है तो यह ट्रैफिक में भी काम करता है। यह जिंदगी की किसी भी ऐसी परिस्थिति में काम करता है जिसमें झगड़े का अंदेशा हो। सी जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया। कुछ साल पहले मैंने देखा कि छोटे चिंतन के कारण किस तरह एक आदमी का एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में अच्छी संभावनाओं वाला करियर तबाह हो गया। विज्ञापन कंपनी में समान पदों पर कार्यरत 4 युवा एग्जीक्यूटिव्स को नए ऑफिस दिए गए। 3 ऑफिस तो आकार प्रकार एवं साज सज्जा में एक से थे, परंतु चौथा ऑफिस थोड़ा छोटा था। जे.एन. को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट की ईघिया ने उसके दिमाग पर कब्जा। जे को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जे.एन. अपने साथी एग्जीक्यूटिव्स के प्रति शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने के बजाय वह उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। माहौल बिगड़ता गया। 3 महीने बाद जे.एन. का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जे.एन. का करियर तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से कर रही थी और विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। सिवाय जे.एन. के कंपनी में और किसी भी आदमी को ऐसा नहीं लगा कि उसके छोटे ऑफिस से उसकी इज्जत घट गई हो। महत्वहीन बातों पर छोटी सोच से आप आहत हो सकते हैं, जैसे आपका नाम डिपार्टमेंट की सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। बड़ा सोचें और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दें। डी हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि अगर सेल्समैन में दूसरे गुण हो तो सेल्समैनशिप में हकलाने के बावजूद सफलता पाई जा सकती है। मेरा एक दोस्त भी सेल्स एग्जीक्यूटिव है और वह मजाकिया स्वभाव का है। कुछ महीने पहले मेरे इस मजाकिया दोस्त के पास एक युवक आया और उससे सेल्समैन की नौकरी मांगी। इस युवक को हकलाने की आदत थी और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि वह मेरे साथ मजाक कर सकता है। इसलिए मेरे दोस्त ने इस हकलाने वाले उम्मीदवार से कहा कि उसे तो सेल्समैन की जरूरत नहीं है, परंतु उसके एक दोस्त यानी कि मुझे एक सेल्समैन की जरूरत है। फिर उसने मुझे फोन किया और मुझसे उस युवक की इतनी तारीफ कर दी कि मुझे कहना ही पड़ा, उसे अभी मेरे पास भेज दो। 30 मिनट बाद वह युवक मेरे सामने खड़ा था। उसके 3 शब्द बोलने से पहले ही मैं समझ गया कि मेरे दोस्त ने उसे मेरे पास क्यों भेजा था। मैं जैक आ। उसने कहा, मिस्टर एक्स ने मुझे आपके पास नौकरी के लिए भेजा है। हर शब्द बोलने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ रहा था।
मैंने खुद से सोचा, यह आदमी $1 के नोट को वॉल स्ट्रीट में 90 सेंट में भी नहीं बेच पाएगा। मुझे अपने दोस्त पर गुस्सा आया, परंतु मुझे उस युवक से सच्ची हमदर्दी भी थी, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम उससे कुछ विनम्र प्रश्न तो पूछ लिए जाएं, ताकि मैं कोई अच्छा सा बहाना बना सकूं कि मैं उसे काम पर क्यों नहीं रख सकता। चर्चा के दौरान मैंने पाया कि यह आदमी काम का था, उसमें बुद्धि थी, उसमें आत्मविश्वास था, परंतु इसके बावजूद मैं इस तथ्य को नहीं पचा पाया कि वह हकलाता था। आखिरकार मैंने उससे इंटरव्यू का आखिरी सवाल करने का फैसला किया, आपने यह कैसे सोचा कि आप इस जॉब में सफल हो पाएंगे? उसने जवाब दिया, मैं तेजी से सीख सकता हूँ, मैं लोगों को पसंद करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आपकी कंपनी अच्छी है, और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अभी में मेरे साथ हकलाने की समस्या है, परंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे किसी और को भी कोई परेशानी होगी। उसके जवाब ने मुझे बता दिया कि उसके पास सेल्समैन बनने की सचमुच महत्वपूर्ण योग्यता थी। मैंने तत्काल उसे मौका देने का फैसला कर लिया, और आपको यह जानकर हैरत होगी कि वह एक सफल सेल्समैन बन चुका है। अगर बाकी बड़ी योग्यताएं हों, तो बोलने वाले व्यवसाय में हकलाने की आदत भी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। इन 3 उपायों का अभ्यास करें ताकि आप छोटी छोटी बातों के बारे में सकारात्मक रूप से सोच सकें। अपनी नजर बड़े लक्ष्य पर लगाए रखें। कई बार हम उस सेल्समैन की तरह होते हैं जो सामान बेचने में असफल रहने के बाद अपने मैनेजर को बताता है, परंतु मैंने ग्राहक के सामने साबित कर दिया कि वह गलती पर था। बेचने में बड़ा लक्ष्य सामान बेचना होता है, बहस में जीतना नहीं होता। शादी में बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी होता है, बहस में जीतना नहीं होता या यह कहना नहीं होता, मैं तुम्हें यह बात पहले ही बता सकता था। कर्मचारियों के साथ काम करते समय बड़ा लक्ष्य उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करना होता है, छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें नीचा दिखाना नहीं होता। पड़ोसियों के साथ बड़ा लक्ष्य आपसी सम्मान और दोस्ती होता है, यह देखना नहीं होता कि उनका कुत्ता कभी कभार रात में भौंकता है, इसलिए उस कुत्ते को जंगल में छोड़ देना चाहिए। मिलिट्री की भाषा में कहा जाए तो संग्राम में हारकर युद्ध जीतना बेहतर होता है, संग्राम को जीतकर युद्ध हारना अच्छा नहीं होता। अपनी नजर को बड़े लक्ष्य पर जमाए रखें। डी, खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? नकारात्मक रूप से उत्तेजित होने के बजाय अपने आप से पूछे, क्या यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इस बारे में इतनी चिंता करूं? अगर आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आप छोटे छोटे मामलों पर कुंठित होने से बच सकते हैं। अगर हम झगड़े की परिस्थितियों में खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है, तो हम कम से कम 90% झगड़ों से बच सकते हैं। सी, छोटेपन के जाल में न फंसें। भाषण देते समय समस्याएं पैदा करने के बजाय समस्याएं सुलझाएं। कर्मचारियों को सलाह देते समय उन्हीं बातों पर ध्यान केंद्रित करें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे फर्क पड़ता है। सतही मुद्दों में उलझकर न रह जाएं। महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, बड़ी सोच से हर तरह से फायदा होता है। 1. अपने आप को सस्ते में न बेचें। खुद के कम मूल्यांकन का अपराध कभी न करें। अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह जान लें, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर। 2. बड़े चिंतक की शब्दावली का प्रयोग करें। बड़े, चमकीले, आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनसे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिनसे असफलता, हार, दुख के निराशाजनक चित्र बनते हों। 3. अपनी दृष्टि को विस्तार दें। सिर्फ यह न देखें कि क्या है, बल्कि यह भी देखें कि क्या हो सकता है। चीजों, लोगों और खुद का मूल्य बढ़ाने का अभ्यास करें। 4. अपनी नौकरी के बारे में बड़ा दृष्टिकोण रखें। सोचें, सचमुच सोचें कि आपकी वर्तमान नौकरी महत्वपूर्ण है। आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में क्या सोचते हैं, इसी बात पर आपका अगला प्रमोशन निर्भर करता है। 5. छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे। अपने ध्यान को बड़े लक्ष्यों पर लगाएं। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछे, क्या यह सचमुच महत्वपूर्ण है? बड़ा सोचकर बड़े बन जाएं। अध्याय 4,
रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। सबसे पहले तो रचनात्मक सोच को लेकर फैली एक गलतफहमी को दूर कर लें। न जाने क्यों विज्ञान, इंजीनियरिंग, साहित्य और कला को ही रचनात्मक काम माना जाता है। ज्यादातर लोगों की नजर में रचनात्मक सोच का अर्थ होता है बिजली या पोलियो वैक्सीन की खोज या उपन्यास लिखना, रंगीन टेलीविजन का आविष्कार करना। निश्चित रूप से ये तमाम उपलब्धियां रचनात्मक सोच का परिणाम हैं। अंतरिक्ष को इंसान इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसने रचनात्मक सोच का सहारा लिया। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि रचनात्मक सोच का संबंध केवल कुछ खास व्यवसायों से नहीं होता, नहीं अति बुद्धिमान लोगों से इसका कोई विशेष संबंध होता। फिर रचनात्मक सोच क्या है? कम आमदनी वाला परिवार अपने बच्चे को किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में भेजने की योजना बनाता है। यह रचनात्मक सोच है। कोई परिवार अपने आसपास की बहुत बुरी जगह को सबसे सुंदर जगह में बदल देता है। यह रचनात्मक सोच है। कोई पादरी ऐसी योजना बनाता है जिससे रविवार शाम की उपस्थिति दुगनी हो जाती है। यह रचनात्मक सोच है। अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग को आसान बनाने के तरीके ढूंढते हैं, असंभव ग्राहक को सामान बेचने के तरीके ढूंढते हैं, रचनात्मक रूप से बच्चों को व्यस्त रखते हैं, ऐसा उपाय करते हैं कि आपके कर्मचारी दिल लगाकर काम करें, या आप किसी निश्चित झगड़े को रोक लेते हैं, ये सभी व्यावहारिक जीवन में रचनात्मक सोच के उदाहरण हैं। रचनात्मक सोच का अर्थ है किसी भी काम को करने के नए, सुधरे हुए तरीके खोजना। हर जगह सफलता इसी बात में छुपी होती है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से करने के उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वह सफलता घर में हो, काम धंधे में हो या समाज में हो। आइए देखते हैं कि हम अपनी रचनात्मक सोच की योग्यता को किस तरह विकसित कर सकते हैं और इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। कदम 1, विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। एक मूलभूत सत्य जान लें, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि इसे किया जा सकता है। एक बार आप यह सोच लें कि यह काम संभव है, तो फिर आप उसे करने का तरीका भी सोच ही लेंगे। प्रशिक्षण देते समय मैं रचनात्मक सोच के इस पहलू को समझाने के लिए अक्सर यह उदाहरण देता हूँ। मैं लोगों से पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? हमेशा समूह के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आई हैं। उन्हें हमेशा यही लगा कि शायद उन्होंने गलत सुन लिया है, या फिर मैं गंभीर किस्म का मजाक कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा ठहरने के बाद मैं फिर पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि 30 साल बाद हम जेल विहीन समाज में रह सकेंगे? एक बार यह पक्का हो जाने के बाद कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई न कोई इस तरह की बात कहता है। आप यह कहना चाहते हैं कि 30 साल बाद सभी हत्यारे, चोर उचक्के और बलात्कारी जेल में बंद रहने के बजाय सड़कों पर खुले आम घूमेंगे। आप जानते हैं इसका नतीजा क्या होगा? हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमारे समाज का काम जेल के बिना चल ही नहीं सकता। तभी दूसरे लोग भी बोलने लगते हैं, अगर जेलें न हो तो हमारी कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी। कुछ लोग तो पैदाइशी अपराधी होते हैं। जितनी है हमें उससे ज्यादा जेलों की जरूरत है। क्या आपने आज सुबह के अखबार में हत्या की वह खबर पढ़ी थी? और लोग बोलते जाते हैं, एक के बाद एक अच्छे कारण बताते हैं कि हमारे समाज में जेलों का होना क्यों जरूरी है। एक आदमी ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि हमारे समाज में जेलें इसलिए होनी चाहिए ताकि पुलिस और जेल के संतरियों की नौकरी बची रह सके। मैं 10 मिनट तक लोगों को यह सिद्ध करने देता हूँ कि जेलों को समाप्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद मैं उनसे कहता हूँ, मैंने आपसे पूछा था कि जेलों को खत्म क्यों करना चाहिए। यह सवाल पूछने के पीछे मेरा एक खास मकसद था। आप में से हर एक ने मुझे यही तर्क दिए हैं कि जेलों को खत्म क्यों नहीं किया जाना चाहिए। अब आप मेहरबानी करके मुझ पर एक एहसान करें। आप कुछ मिनट तक अपने दिमाग पर जोर डालकर यह यकीन कर लें कि हम जेलों को खत्म कर सकते हैं। प्रयोग में दिलचस्पी लेते हुए लोग कहते हैं, ठीक है, सिर्फ मजे के लिए, सिर्फ प्रयोग के लिए ऐसा करने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। फिर मैं पूछता हूँ, अब हम यह मान लेते हैं कि हम जेलों को खत्म करना चाहते हैं, परंतु हम किस तरह से शुरुआत करेंगे? पहले तो सुझाव धीमे धीमे आते हैं। कोई थोड़ा झिझकते हुए कहता है,
अगर ज्यादा युवा केंद्र स्थापित किए जाएं, तो अपराधों को कम किया सकता है। थोड़ी ही देर में पूरा समूह, जो 10 मिनट पहले तक इस विचार के पूरी तरह खिलाफ था, अब सच्चे उत्साह से काम में जुट जाता है। अपराध कम करने के लिए हमें गरीबी दूर करने के उपाय सोचने होंगे। ज्यादातर अपराध गरीबी के कारण होते हैं। अनुसंधान के जरिए अपराध करने से पहले ही संभावित अपराधी का पता लगाया जाना चाहिए। कुछ तरह के अपराधियों के इलाज के लिए मेडिकल ऑपरेशन किए जाने चाहिए। कानून के रखवालों को सुधार के रचनात्मक तरीके सिखाने चाहिए। ये उन 78 विचारों में से कुछ हैं जो मुझे सुनने को मिले। मेरा प्रयोग यह था कि किस तरह जेल विहीन समाज का निर्माण किया जा सकता है। जब आप विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग तरीके ढूंढ ही लेता है। इस प्रयोग का सिर्फ एक संदेश है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि कोई काम असंभव है, तो आपका दिमाग आपके सामने यह सिद्ध कर देता है कि यह क्यों असंभव है। परंतु जब आप विश्वास करते हैं, सचमुच विश्वास करते हैं कि कोई काम किया जा सकता है, तो आपका दिमाग आपके लिए काम में जुट जाता है और तरीके ढूंढने में आपकी मदद करता है। यह विश्वास कि कोई काम किया जा सकता है, रचनात्मक समाधानों का रास्ता खोल देता है। यह विश्वास कि कोई काम नहीं किया जा सकता, असफल व्यक्तियों की सोच है। यह बात सारी परिस्थितियों पर लागू होती है, चाहे वे परिस्थितियां छोटी हों या बड़ी। जिन राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास नहीं होता कि स्थायी विश्व शांति संभव है, वे शांति स्थापित करने में असफल हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग शांति स्थापित करने के रचनात्मक उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे। जिन अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि बिजनेस में मंदी अपरिहार्य है, वे बिजनेस चक्र को हराने के रचनात्मक तरीके कभी विकसित नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको विश्वास हो, तो आप किसी भी व्यक्ति को पसंद करने के तरीके खोज सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो, तो आप अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो, तो आप नए बड़े घर को खरीदने का तरीका खोज सकते हैं। विश्वास रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करता है। अविश्वास इन पर ब्रेक लगा देता है। विश्वास करें और आप सोचना शुरू कर देंगे रचनात्मक रूप से। अगर आप उसके काम में रुकावट न डालें, तो आपका दिमाग काम करने के उपाय खोज लेगा। 2 साल पहले एक युवक ने मुझसे एक अच्छी सी नौकरी खोजने में मदद मांगी। वह किसी मेल ऑर्डर कंपनी के क्रेडिट विभाग में क्लर्क था और उसे लग रहा था कि वहां पर उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है। हमने उसके पिछले रिकॉर्ड के बारे में बात की और यह चर्चा की कि वह क्या करना चाहता था। उसके बारे में कुछ जानने के बाद मैंने कहा, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि आप बेहतर नौकरी की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं। परंतु आजकल ऐसी नौकरी हासिल करने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है। आपने अभी बताया है कि आपने 3 सेमेस्टर पूरे कर लिए हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने कॉलेज की शिक्षा को पूरा कर लें। आप 2 सालों में ऐसा कर सकते हैं। फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी और उसी कंपनी में मिल जाएगी जिसमें आप चाहते हैं। मैं जानता हूं, उसने जवाब दिया कि कॉलेज की शिक्षा जरूरी है, परंतु मेरे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है। असंभव क्यों? मैंने पूछा। एक कारण तो यह है, उसने बताया, मैं 24 साल का हूँ। इसके अलावा मेरी पत्नी को 2 महीने में दूसरा बच्चा होने वाला है। हमारा खर्च अभी ही जैसे तैसे चल रहा है। मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी और इसलिए मेरे पास पढ़ने के लिए समय नहीं बचेगा। यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। इस युवक ने खुद को विश्वास दिला दिया था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना उसके लिए असंभव था। फिर मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हारे लिए कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना असंभव है, तो यह सचमुच असंभव है। परंतु इसी तर्क से अगर तुम यह विश्वास कर लो कि तुम पढ़ाई पूरी कर सकते हो, तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह करो। अपना मन बना लो कि तुम कॉलेज जा रहे हो। इस विचार को अपनी सोच पर हावी हो जाने दो। फिर सोचो, सचमुच सोचो कि तुम ऐसा किस तरह कर सकते हो और अपने परिवार का खर्च चलाते हुए यह किस तरह संभव है। 2 सप्ताह बाद आना और मुझे बताना कि तुम्हारे दिमाग में किस तरह के विचार आए।
मेरा युवा मित्र 2 सप्ताह बाद आया। मैंने आपकी कही बातों पर काफी सोचा। उसने कहा, मैंने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया है। हालांकि मैंने विस्तार से इस बारे में नहीं सोचा है, परंतु मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, और रास्ता निकल आया। उसे ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई, जिससे उसकी ट्यूशन फी, पुस्तकों का और बाकी खर्च निकल गया। उसने अपनी नौकरी के समय को इस तरह से करवा लिया जिससे वह कक्षाओं में भाग ले सके। उसके उत्साह को देखकर और बेहतर जिंदगी की संभावना को देखकर उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया। उन दोनों ने मिलकर अपने पैसों और समय का बजट सफलतापूर्वक बना ही लिया। पिछले महीने उसे उसकी डिग्री मिल गई और अब वह एक बड़े कॉरपोरेशन में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में काम कर रहा है। जहां चाह वहां राह। विश्वास करें कि यह हो सकता है। यह रचनात्मक सोच की पहली आवश्यकता है। यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और अपनी रचनात्मक सोच की शक्ति को विकसित कर सकते हैं। 1. अपने शब्दकोश से असंभव शब्द को बाहर निकाल फेंकें। इस शब्द को कभी अपने दिमाग में या जुबान पर न लाएं। असंभव असफलता का शब्द है। जब आप कहते हैं यह असंभव है, तो आपके दिमाग में ऐसे विचार आ जाते हैं जो साबित कर देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं। 2. किसी ऐसे काम के बारे में सोचें जिसे आप पहले कभी करना चाहते हो, परंतु उस समय आपको यह असंभव लगा हो। अब ऐसे कारणों की सूची बनाएं कि ऐसा किस तरह संभव हो सकता है। हम में से कई लोग अपनी इच्छाओं को कोड़े मारते हैं और उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि पूरे समय हम यही सोचते रहते हैं कि हम कोई काम क्यों नहीं कर पाएंगे, जबकि हमें सोचना यह चाहिए कि हम कोई काम क्यों कर सकते हैं और किस तरह से कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अखबार में यह पढ़ा कि ज्यादातर राज्यों में काउंटियों की संख्या जरूरत से ज्यादा है। लेख में संकेत किया गया था कि ज्यादातर काउंटियों की सीमाएं सदियों पुरानी हैं, उस जमाने की हैं जब वाहन नहीं थे और जब यात्रा घोड़े और बग्घी से हुआ करती थी। परंतु आजकल काफी तेज वाहन चलने लगे हैं और सड़कें भी अच्छी हैं, इसलिए अब यह उचित है कि 3 या 4 काउंटियों को मिलाकर एक काउंटी बना दी जाए। इससे बहुत सी परेशानियां कम हो जाएंगी और जनता पर टैक्स का बोझ भी कम हो जाएगा। लेखक ने कहा कि उसके विचार से उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया था, इसलिए उसने 30 लोगों से इंटरव्यू लिया और इस बारे में उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। परिणाम उनमें से एक आदमी ने भी यह नहीं कहा कि विचार में दम था, हालांकि यह बात तो तय थी कि ऐसा होने पर उन्हें कम कीमत पर बेहतर स्थानीय सरकार मिल जाती। यह पारंपरिक सोच का एक उदाहरण है। पारंपरिक तरीके से सोचने वाले व्यक्ति के दिमाग को लकवा मार गया है। वह तर्क देता है, ऐसा सदियों से होता आ रहा है, इसलिए यह अच्छा ही होगा और इसे ऐसे ही बने रहने देना चाहिए। बदलने का जोखिम क्यों उठाया जाए? औसत लोग हमेशा प्रगति से चिढ़ते हैं। कई लोगों ने तो मोटर गाड़ी का विरोध इस आधार पर किया था कि प्रकृति ने इंसान को पैदल चलने या घोड़े की सवारी करने के लिए बनाया था। कई लोगों को हवाई जहाज का विचार इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि इंसान को पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में दखल देने का कोई अधिकार नहीं था। बहुत से यथास्थितिवादी अब भी मानते हैं कि इंसान की जगह अंतरिक्ष में नहीं है। एक चोटी के मिसाइल विशेषज्ञ ने हाल ही में इस तरह की सोच का जवाब दिया। डॉक्टर वॉन ब्रॉन का कहना है, मनुष्य की जगह वही है जहां मनुष्य जाना चाहता है। 1900 के आसपास एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ने सेल्स मैनेजमेंट का एक वैज्ञानिक सिद्धांत खोजा। इसका काफी प्रचार हुआ और इसे पाठ्य पुस्तकों तक में शामिल कर लिया गया। यह सिद्धांत था, हर माल बेचने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लो और फिर उससे इधर उधर मत हिलो। इस आदमी की कंपनी की किस्मत अच्छी थी जो सही वक्त पर नए मैनेजमेंट ने आकर डूबती हुई कंपनी को दिवालिया होने से बचा लिया। इस अनुभव के विपरीत क्रॉफोर्ड एच ग्रीनवॉल्ट की फिलॉसफी देखें। ग्रीनवॉल्ट एक बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर में उन्होंने कहा, एक अच्छा काम कई तरीकों से किया जा सकता है और जितने आदमी हो उतने ही तरीके हो सकते हैं। सच तो यह है कि किसी भी काम को करने का कोई एक ही सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता है।
घर सजाने का, लॉन को लैंडस्केप करने का, या माल बेचने का, या बच्चे पालने का, या स्टीक पकाने का कोई एक सर्वश्रेष्ठ तरीका नहीं होता। जितने रचनात्मक मस्तिष्क होंगे उतने ही सर्वश्रेष्ठ तरीके हो सकते हैं। कोई भी चीज बर्फ में नहीं उगती। अगर हम अपने दिमाग पर परंपरा की बर्फ जमने दें तो नए विचार नहीं पनप सकते। इस प्रयोग को जल्दी ही करें। नीचे दिए गए विचार किसी को सुनाएं और फिर उसकी प्रतिक्रिया देखें। 1. दागदार विभाग काफी समय से सरकारी एकाधिकार में है, क्यों न इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। 2. राष्ट्रपति के चुनाव हर 4 साल की जगह 2 या 6 साल में होने चाहिए। 3. रिटेल स्टोर्स के खुलने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे के बजाय शाम को 1 बजे से 8 बजे तक होना चाहिए। 4. रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 70 साल कर देनी चाहिए। ये विचार दमदार हैं या नहीं, व्यावहारिक हैं या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति इन पर क्या प्रतिक्रिया देता है। अगर वह इन विचारों पर हंसता है और उस पर गौर ही नहीं करता, और शायद 95% लोग इस पर हंसेंगे, तो इस बात की संभावना है कि वह परंपरा के लकवे से ग्रस्त है। परंतु 20 में से एक व्यक्ति यह कहेगा, यह एक दिलचस्प विचार है, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं, और इस व्यक्ति में एक ऐसा दिमाग होगा जो रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। इस बारे में सावधान रहना चाहिए। पारंपरिक सोच आपके दिमाग पर बर्फ की तह जमा देती है, आपकी प्रगति को रोक देती है, आपकी रचनात्मक शक्ति को विकसित नहीं होने देती। पारंपरिक सोच से जूझने के 3 तरीके हैं। 1. नए विचारों का स्वागत करें। इन विचार शत्रुओं को नष्ट करें, यह काम नहीं करेगा, इसे किया ही नहीं जा सकता, यह बेकार है और यह मूर्खतापूर्ण है। मेरा एक सफल दोस्त एक बीमा कंपनी में अच्छे पद पर है। उसने मुझसे कहा, मैं इस बात का दावा नहीं करता कि मैं इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट आदमी हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं बीमा उद्योग में सबसे अच्छा स्पंज हूँ। मैं सारे अच्छे विचारों को सोख लेता। 2. प्रयोगशील व्यक्ति बने। बंधे बंधाए रूटीन को तोड़ें। नए रेस्टोरेंट में जाएं, नई पुस्तकें पढ़ें अथवा सुने। आज के जमाने में आपको ऑडियो बुक भी मिल ही जाती है। हमारे चैनल ऑडियो बुक जंक्शन में ही काफी अच्छी बुक का ऑडियो वर्जन उपलब्ध है। नए थिएटर में जाएं, नए दोस्त बनाएं, किसी दिन अलग रास्ते से काम पर जाएं, इस साल अलग ढंग से छुट्टियां मनाएं, इस सप्ताह के अंत में कुछ नया और अलग करें। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं तो प्रोडक्शन, अकाउंटिंग, फाइनेंस और बिजनेस के दूसरे पहलुओं को सीखने में रुचि लें। इससे आपकी सोच व्यापक होगी और आप ज्यादा जिम्मेदारी उठाने काबिल बन सकेंगे। 3. प्रगतिशील बने, प्रगति विरोधी न बने। ऐसा न कहें, मैं जहां नौकरी करता था वहां यह काम इस तरीके से होता था, इसलिए हमें यहाँ भी इसे उसी तरीके से करना चाहिए, बल्कि यह कहें, जहां मैं नौकरी करता था वहां पर यह काम इस तरीके से होता था, इसे बेहतर तरीके से किस तरह किया जा सकता है। पीछे ले जाने वाली बातें न सोचें, प्रगति का विरोध न करें। आगे ले जाने वाली बातें सोचें, प्रगतिशील तरीके से सोचें। सिर्फ इसलिए कि बचपन में आप सुबह पेपर बांटने या गाय का दूध निकालने के लिए 5 बजे उठ जाते थे, आप अपने बच्चों से ऐसा करने की उम्मीद नहीं रख सकते। कल्पना कीजिए क्या होगा अगर फोर्ड मोटर कंपनी का मैनेजमेंट यह सोच ले, इस साल हमने ऑटोमोबाइल के इतिहास में सर्वोच्च, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ कार बना ली है। इससे आगे सुधार हो पाना संभव नहीं है। इसलिए सभी इंजीनियरिंग प्रयोग और डिजाइनिंग के प्रयोग अब हमेशा के लिए बंद किए जाते हैं। फोर्ड कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनी भी इस तरीके का रवैया अपनाकर अपना बिजनेस चौपट कर लेगी। सफल बिजनेस कंपनियों की तरह ही सफल लोग भी खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं किस तरह अपने प्रदर्शन की क्वालिटी सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस काम को बेहतर कर सकता हूँ। मिसाइल बनाने से लेकर बच्चे पालने तक के सभी मानवीय कामों में पूर्णता संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर काम में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सफल लोग इस बात को जानते हैं और वे हमेशा बेहतर तरीके खोजते रहते हैं। सफल व्यक्ति यह नहीं पूछता क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, वह जानता है कि यह संभव है
इसलिए वह यह सवाल पूछता है, इसे बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मेरी एक भूतपूर्व छात्रा ने बिजनेस में उतरने के 4 साल के भीतर ही अपना चौथा हार्डवेयर स्टोर खोल लिया। यह बहुत बड़ी बात थी। मैं जानता था कि उस महिला ने केवल $3,500 की छोटी सी पूंजी से बिजनेस शुरू किया था। उसे दूसरे प्रतियोगियों की जबरदस्त प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा था और उसे बिजनेस में उतरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था। स्टोर खुलने के कुछ समय बाद ही उसे बधाई देने के लिए मैं उसके स्टोर में गया। मैंने उससे बातों बातों में पूछा कि जब बाकी के व्यापारी एक स्टोर तक ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, तो वह किस तरह 3 स्टोर सफलतापूर्वक चला रही है, और उसने चौथा स्टोर भी शुरू कर दिया। स्वाभाविक है, उसने जवाब दिया, मैं इसके लिए मेहनत करती हूँ, परंतु जल्दी उठने और देर तक मेहनत करने के कारण ही मैं 4 स्टोर्स खोलने में सफल नहीं हुई हूँ। मेरे बिजनेस में ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। मैं अपनी सफलता के लिए जिस बात को इसका सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगी, वह है मेरा बनाया हुआ साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम। साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम, यह वाक्य सुनने में अच्छा लगता है, परंतु यह साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम क्या है? मैंने पूछा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने कहा। यह सिर्फ एक योजना है जिसमें हर हफ्ते अपने प्रदर्शन को सुधारने के तरीकों पर मैं विचार करती हूँ। भविष्य में ज्यादा सफल होने के लिए मैंने अपने काम को 4 भागों में बांट लिया है। ग्राहक, कर्मचारी, माल और प्रमोशन। पूरे सप्ताह मैं नोट्स बनाती हूँ और अपने दिमाग में आने वाले हर उस विचार को लिख लेती हूँ कि मैं किस तरह अपने बिजनेस को सुधार सकती हूँ। फिर हर सोमवार को मैं सुबह 4 घंटे अपने लिखे विचारों को पढ़ती हूँ और यह तय करती हूँ कि किन विचारों का प्रयोग मैं अपने बिजनेस में कर सकती हूँ। इस 4 घंटे के समय में मैं अपने काम का कड़ा मूल्यांकन करती हूँ। मैं सिर्फ इतना ही नहीं चाहती कि मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आए। इसके बजाय मैं खुद से पूछती हूँ, ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं किस तरह नियमित वफादार ग्राहकों को बढ़ा सकती हूँ? फिर उसने मुझे उन छोटे छोटे उपायों के बारे में बताया जिनके कारण उसके 3 स्टोर सफल हुए थे। माल जमाने का तरीका, सुझाव देकर सामान बेचने की कला, जिसमें वह अपने ग्राहकों को 2 या 3 ऐसे सामान भी खरीदवा देती थी जिन्हें खरीदने के इरादे से वे उसके स्टोर में नहीं घुसे थे। हड़ताल के समय अपने बेकाम ग्राहकों के लिए उधार देने की स्कीम, प्रतियोगिताएं और इनाम जो उसने मंदी के दौर में बिक्री बढ़ाने के लिए शुरू किए थे। मैं खुद से पूछती हूँ, मैं अपने बिजनेस को सुधारने के लिए क्या कर सकती हूँ? और इसके जवाब में मेरे दिमाग में बहुत से विचार आते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। 4 हफ्ते पहले मैंने सोचा कि मैं अपने स्टोर में छोटे बच्चों को आकर्षित करने के लिए कुछ करूँ। मैंने सोचा कि अगर छोटे बच्चे स्टोर में आना चाहेंगे, तो उनके माँ बाप अपने आप मेरे स्टोर से सामान खरीदने लगेंगे। मैं इस बारे में सोचती रही और एक योजना बनाई। मैंने 4 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने लाइन से रखवा दिए। खिलौनों को रखने में ज्यादा जगह नहीं लगी थी और बच्चे इन्हें धड़ाधड़ खरीद रहे थे, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। परंतु इससे भी बड़ा फायदा यह हुआ कि इन खिलौनों के कारण मेरे स्टोर में ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं। यकीन कीजिए, उसने आगे कहा, मेरा साप्ताहिक सुधार कार्यक्रम सचमुच काम करता है। मैं सिर्फ अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ, मैं किस तरह अपने काम को सुधार सकती हूँ, और मुझे जवाब अपने आप मिल जाते हैं। ऐसा दिन शायद ही कोई होता हो जब मेरे दिमाग में ज्यादा मुनाफा कमाने की कोई योजना न आती हो, और मैंने सफल बिजनेस के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात सीखी है जो हर बिजनेसमैन को सीखनी चाहिए। वह क्या? मैंने पूछा। सिर्फ यह, आप बिजनेस शुरू करते समय कितना जानते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु आप बिजनेस शुरू करने के बाद कितना सीखते हैं और अपने आप को कितना सुधारते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होता है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने और दूसरों के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्यक्षमता सुधारना चाहते हैं, जो कम लागत पर बेहतर माल देना चाहते हैं, जो कम प्रयास में ज्यादा काम करना चाहते हैं। ऊंची सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका रवैया होता है, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। जनरल इलेक्ट्रिक का स्लोगन है, प्रगति हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है।
क्यों न आप भी प्रगति को अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट बनाएं। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ वाली फिलॉसफी जादू की तरह काम करती है। जब आप खुद से पूछते हैं मैं इसे किस तरह सुधार सकता हूँ, तो आपका रचनात्मक बल्ब जल उठता है और आपके दिमाग में काम करने के बेहतर तरीके अपने आप आने लगते हैं। यहाँ एक दैनिक अभ्यास दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ प्रवय की शक्ति को पहचान सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। हर दिन काम शुरू करने से पहले 10 मिनट यह सोचें, आज मैं अपने काम को किस तरह सुधार सकता हूँ, पहले से बेहतर कर सकता हूँ। पूछे, आज मैं अपने कर्मचारियों का उत्साह किस तरह बढ़ा सकता हूँ, आज मैं अपने ग्राहकों के लिए क्या खास काम कर सकता हूँ, मैं अपनी व्यक्तिगत कार्यक्षमता किस तरह बढ़ा सकता हूँ। यह अभ्यास आसान भी है और बड़े काम का भी। इसे आजमा कर देखें और आप पाएंगे कि इसके रचनात्मक तरीकों का उपयोग करने पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। जब भी मैं और मेरी पत्नी एक दंपति से मिलने जाया करते थे, हमारी चा कामकाजी महिलाओं के बारे में होने लगती थी। शादी से पहले श्रीमती एस नौकरी करती थीं और उन्हें नौकरी करना अच्छा लगता था, परंतु अब वे कहा करती थीं, अब मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे घर संभालना पड़ता है और खाना बनाना पड़ता है, अब मेरे पास नौकरी करने का समय ही नहीं है। फिर एक रविवार की शाम को मिस्टर और मिसेस एस अपने बच्चों के साथ कहीं से आ रहे थे। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। किसी और को तो कोई खास चोट नहीं आई, लेकिन मिस्टर एस की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। अब मिसेस एस के पास नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। जब हमने उस दुर्घटना के कुछ महीनों बाद मिसेस एस को देखा, तो हम यह देखकर दंग रह गए कि उन्होंने अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा, 6 महीने पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि मैं घर संभालने के साथ साथ फुल टाइम नौकरी भी कर पाऊंगी। परंतु एक्सीडेंट के बाद मैंने यह फैसला किया कि मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, मेरी कार्यक्षमता पहले से 100% ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं ऐसे बहुत से काम किया करती थी जो महत्वपूर्ण नहीं थे और जिन्हें करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर मैंने यह भी जाना कि मेरे बच्चे मेरी मदद कर सकते थे और वे मेरी मदद करना चाहते थे। मैंने समय बचाने के दर्जनों तरीके ढूंढ लिए, स्टोर के कम चक्कर लगाना, कम टीवी देखना, टेलीफोन पर कम बात करना, समय को कम बर्बाद करना। इस अनुभव से हमें एक सीख मिलती है। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हम कितना ज्यादा काम कर सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी क्षमताओं के बारे में क्या सोचते हैं। जब आपको सचमुच विश्वास होता है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं, तो आपका दिमाग रचनात्मक तरीके से सोचता है और आपको रास्ता दिखा देता है। एक युवा बैंक एग्जीक्यूटिव ने काम करने की क्षमता के बारे में अपना अनुभव मुझे सुनाया। हमारी बैंक का एक एग्जीक्यूटिव अचानक नौकरी छोड़कर चला गया। इससे हमारे डिपार्टमेंट में समस्या पैदा हो गई। जो आदमी गया था, उसका काम महत्वपूर्ण था और उसके काम को किए बिना बैंक का काम नहीं चल सकता था। यह काम इतना अर्जेंट था कि इसे टाला भी नहीं जा सकता था। उसके जाने के एक दिन बाद बैंक के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि मेरे विभाग के इंचार्ज ने मुझे बुलाया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे विभाग के बाकी 2 लोगों से पूछा था कि जब तक कि कोई दूसरा आदमी काम पर न रखा जाए, तब तक क्या वे उस आदमी के काम को संभाल सकते हैं। दोनों ने ही सीधे तो मना नहीं किया, परंतु दोनों का ही कहना था कि उनके पास काम का पहले से ही बहुत बोझ है। इतना काम है कि उन्हें सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि क्या आप कुछ समय के लिए यह अतिरिक्त काम कर लेंगे। मेरी पूरी नौकरी में मैंने यह सीखा है कि जो भी चीज अवसर की तरह दिखे, उसे ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तत्काल राजी हो गया और मैंने वादा किया कि मैं अपना काम तो करूंगा ही, दूसरे आदमी का काम भी संभाल लूंगा। वाइस प्रेसिडेंट यह सुनकर खुश हो गया। मैं उसके ऑफिस से बाहर निकलते समय सोच रहा था कि मैंने अपने ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ले ली है। मैं भी अपने विभाग के बाकी 2 लोगों की तरह बहुत व्यस्त था, परंतु मैंने उनकी तरह अतिरिक्त काम से जी नहीं चुराया था।
मेरा दृढ़ निश्चय था कि मैं दोनों काम एक साथ करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही निकालूंगा। मैंने उस दोपहर अपना काम खत्म किया और जब ऑफिस बंद हो गया तो मैंने बैठकर विचार किया कि किस तरह मैं अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकता हूँ। मैंने एक पेंसिल ली और अपने हर विचार को लिखना शुरू कर दिया और आप जानते हैं, मेरे दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आने लगे। जैसे अपनी सेक्रेटरी से यह कहना कि वह मेरे लिए आने वाले सामान्य टेलीफोन कॉल हर दिन एक निश्चित समय ही मुझे ट्रांसफर किया करे। वह किसी निश्चित समय ही बाहर जाने वाले टेलीफोन कॉल लगाया करे। मैंने अपनी चर्चा की अवधि को भी 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर लिया। मैं अपने सभी डिक्टेशन हर दिन एक ही बार में देने लगा। मैंने यह भी पाया कि मेरी सेक्रेटरी मेरी मदद कर सकती थी और मेरे बदले में कई काम संभाल सकती थी। मैं यह काम पिछले 2 साल से कर रहा था और सच कहूं तो मुझे यह जानकर इतनी हैरत हुई कि मैं अब तक कितनी कम क्षमता से काम कर रहा था। एक हफ्ते के समय में ही मैं पहले से दुगुने पत्र डिक्टेट करने लगा, पहले से 50% ज्यादा फोन कॉल करने और सुनने लगा, पहले से 50% ज्यादा मीटिंगों में भाग लेने लगा और यह सब बिना तनाव के करने लगा। इसी तरह 2 सप्ताह और गुजर गए। वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे बुलवाया। उन्होंने मेरी तारीफ की कि मैंने इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को इतनी अच्छी तरह संभाला है। उन्होंने आगे कहा कि वे एक आदमी की तलाश कर रहे थे और इसके लिए वे बैंक के अंदर और बाहर कई लोगों को परख चुके थे, परंतु उन्हें अब तक सही आदमी नहीं मिला था। फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने बैंक की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि इन 2 कामों को मिलाकर एक ही आदमी को सौंप दिया जाए। उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है और उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि मेरी तनख्वाह काफी बढ़ा दी जाए। कमेटी ने उनकी बात मान ली और मुझे हर तरह से फायदा हुआ। मैंने यह साबित कर दिया कि मेरी क्षमता उतनी ही होती है जितनी क्षमता का विश्वास मेरे मन में होता है। मैं उतना ही काम कर सकता हूँ जितना काम करने की मैं ठान लेता हूँ। काम करने की क्षमता एक मानसिक स्थिति है। हर दिन तेजी से आगे बढ़ती बिजनेस की दुनिया में यही होता है। बॉस किसी कर्मचारी को बुलाता है और बताता है कि कोई विशेष काम करना है। फिर वह कहता है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत काम है, परंतु क्या तुम उसके साथ यह काम भी कर पाओगे? अक्सर कर्मचारी जवाब देता है, मुझे अफसोस है, परंतु मुझ पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। काश मैं इस काम को कर सकता, परंतु मेरे पास इस काम को करने के लिए समय ही नहीं है। इन परिस्थितियों में बॉस को कर्मचारी की बात का बुरा तो नहीं लगता, क्योंकि यह अतिरिक्त काम है, परंतु बॉस महसूस करता है कि इस काम को करना तो है ही, इसलिए वह ऐसे कर्मचारी की तलाश करता है जिस पर बाकी लोगों जितना ही काम का बोझ है, परंतु जो यह समझता है कि वह यह अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा सकता है, और यही कर्मचारी सफलता में बाकी सबसे आगे निकल जाता है। बिजनेस में, घर में, समाज में सफल तालमेल होता है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज्यादा करें, अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करने से आपको फायदा होगा? 2 कदम की इस तकनीक को देखें। 1. ज्यादा काम करने के अवसर को उत्साहपूर्वक स्वीकार करें। नई जिम्मेदारी के लिए आपसे पूछा जा रहा है, इससे यह साबित होता है कि आपके बॉस को आपकी क्षमता पर भरोसा है। अपनी तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आप खुद से क्यों नहीं पूछते, मैं किस तरह अपने आउटपुट को, अपने उत्पादन को बढ़ा सकता हूँ? आपका दिमाग अपने आप ऐसे रचनात्मक उपाय बता देगा कि ऐसा किस तरह किया जा सकता है। सभी तरह के सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेने के बाद मैंने यह खोज की है, जो आदमी जितना बड़ा होता है वह आपको बोलने का उतना ही ज्यादा मौका देता है, जो आदमी जितना छोटा होता है वह आपके सामने उतना ही ज्यादा बोलता है। बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। यह भी नोट करें, हर क्षेत्र में चोटी के लीडर सलाह सुनने में ज्यादा समय लगाते हैं, सलाह देने में कम समय लगाते हैं। जब कोई लीडर निर्णय लेता है तो वह पूछता है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका सुझाव क्या है? आप इन परिस्थितियों में क्या करते? आपको यह कैसा लगता है? इसे इस तरीके से देखें।
लीडर निर्णय लेने वाली एक इंसानी मशीन है। किसी भी चीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। रचनात्मक निर्णय के उत्पादन के लिए दूसरों के विचार और सुझाव ही कच्चा माल होते हैं। इस बात की उम्मीद न करें कि दूसरे लोग आपको रेडीमेड समाधान सुझा देंगे। उनसे सलाह लेने का और उनके सुझाव सुनने का यह उद्देश्य नहीं होता। दूसरे लोगों के विचार सुनने से आपके दिमाग में नए विचार आते हैं, जिनसे साबित होता है कि आपका दिमाग ज्यादा रचनात्मक हो चुका है। हाल ही में मैंने एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट सेमिनार में एक स्टाफ इंस्ट्रक्टर के रूप में भाग लिया। सेमिनार 12 सत्रों का था। हर सत्र में एक एग्जीक्यूटिव आकर 15 मिनट का लेक्चर देता था। नौकरी में ज्यादा जिम्मेदारी लेने से आप बाकी लोगों से अलग दिखते हैं और इससे पता चलता है कि आप उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जब आपके पड़ोसी आपसे किसी मामले में पहल करने को कहें, तो उनकी बात मान लें। इससे आपको समाज में लीडर बनने में मदद मिलती है। 2. इसके बाद इस बात पर ध्यान केंद्रित करें, मैं इस काम को किस तरह और ज्यादा कर सकता हूँ। आपको इस सवाल के रचनात्मक जवाब मिल जाएंगे। कुछ जवाब इस तरह के होंगे कि आप अपने वर्तमान काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, या अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों का शॉर्टकट ढूंढें, या महत्वहीन कामों को करना पूरी तरह छोड़ दें। परंतु मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ज्यादा काम करने के रास्ते आपको मिल ही जाएंगे। मैंने अपने जीवन में इस अवधारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। अगर आप कोई काम करवाना चाहते हैं, तो इसे किसी व्यस्त आदमी को दे दें। मैं महत्वपूर्ण काम ऐसे आदमियों को नहीं देता जिनके पास बहुत सा खाली समय है। मैंने दुखद अनुभव से सीखा है कि वह आदमी जिसके पास बहुत फुर्सत होती है, वह कभी अच्छा काम नहीं कर पाता। मैं जितने भी सफल, योग्य व्यक्तियों को जानता हूँ, वे सभी बेहद व्यस्त हैं। जब मैं उनके साथ कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूं, तो मैं जानता हूं कि यह प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। मैंने दर्जनों उदाहरण देखे हैं कि मैं किसी व्यस्त आदमी से समय पर काम करवा सकता हूं। परंतु जिन लोगों के पास दुनिया भर का समय है, मैं उनसे समय पर काम नहीं करवा पाया हूं। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मेरा अनुभव निराशाजनक ही रहा है। प्रगतिशील बिजनेस मैनेजमेंट लगातार पूछता है, हम किस मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण मैनेजमेंट समस्या को किस तरह सुलझाया। 9वें सत्र में एक एग्जीक्यूटिव ऐसा आया जो एक बड़ी मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था। इस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर जरा हटकर था। यह बताने के बजाय कि उसने अपनी समस्या को किस तरह सुलझाया, उसने अपने लेक्चर का टॉपिक रखा, जरूरत है। मेरी सबसे बड़ी मैनेजमेंट समस्या को सुलझाने के लिए मदद की। उसने अपनी समस्या को बताया और फिर हम लोगों से इसे सुलझाने के संबंध में विचार मांगे। उसे बहुत सारे विचार दिए गए और उसने उन सभी विचारों को एक स्टेनोग्राफर से लिखवा लिया। बाद में मैंने इस व्यक्ति से चर्चा की और उसकी अद्भुत तकनीक पर उसे बधाई दी। उसका कहना था, इस समूह में बहुत से बुद्धिमान लोग हैं। मैंने यही सोचा कि क्यों न उनकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जाए। इस बात की काफी संभावना है कि किसी ने उस सत्र के दौरान ऐसा कुछ कहा हो जिससे मुझे समस्या सुलझाने में मदद मिले। यह ध्यान रखें, एग्जीक्यूटिव ने समस्या बताने के बाद लोगों की बातें सुनी। इस तरह उसे निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल गया और उसे यह लाभ भी हुआ कि जनता को उसके लेक्चर में मजा आ गया, क्योंकि इसमें उन्हें सक्रिय होने का, अपना योगदान देने का मौका मिल गया। सफल बिजनेस कंपनियां ग्राहकों के सर्वेक्षण में काफी रकम खर्च करती हैं। वे लोगों से किसी सामान के स्वाद, क्वालिटी, आकार और सजावट के बारे में कई तरह के सवाल पूछती हैं। लोगों की राय जानने से उन्हें यह तय करने में मदद मिलती है कि इस सामान को ज्यादा बेचने योग्य किस तरह बनाया जा सकता है। इससे निर्माता यह भी जान जाता है कि वह किस तरह के विज्ञापन दे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका सामान खरीदे। सफल उत्पादों को विकसित करने का तरीका यह है कि आप जितने विचार जान सकें, जानने की कोशिश करें। सामान खरीदने वाले लोगों की राय जानें और फिर उस सामान को बेचने का कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे वह सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों को भा जाए। एक ऑफिस में मैंने एक पोस्टर लगा देखा जिस पर लिखा था, जॉन ब्राउन को कोई सामान बेचने के लिए आपको चीजों को जॉन ब्राउन की नजरों से देखना होगा और जॉन ब्राउन की नजरों से चीजों को देखने के लिए आपको जॉन ब्राउन की बातों को सुनना होगा।
आपके कान आपके दिमाग के बॉल्ब हैं। वे आपके दिमाग में कच्चा माल डालते हैं जिसे आप रचनात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। हम बोलने से कुछ नया नहीं सीखते, परंतु हम पूछने और सुनने से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पूछने और सुनने के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए इस 3 स्तरीय कार्यक्रम को आजमाएं। 1. दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। व्यक्तिगत चर्चा में या समूह बैठकों में लोगों से ऐसे आग्रह करें, मुझे अपना अनुभव बताएं, या आपको क्या लगता है इस बारे में क्या किया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। दूसरे लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें और इससे आपको 2 फायदे होंगे। आपका दिमाग उस कच्चे माल को सोख लेगा जिसे आप रचनात्मक विचार में बदल सकते हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त भी बन जाएंगे। अगर आप लोगों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो दोस्त बनाने का इससे बढ़िया कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता। 2. अपने विचारों को दूसरों के सामने सवालों के रूप में रखें। दूसरे लोगों को मौका दें कि वे आपके विचारों को बेहतर शक्ल दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि शैली में सुझाव दें। हठधर्मी न बने। किसी नए विचार को इस तरह प्रस्तुत न करें जैसे यह सीधा आसमान से आया है। पहले थोड़ा सा अनौपचारिक शोध कर लें। देखें कि इस विचार के बारे में आपके साथियों की क्या प्रतिक्रिया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आपका विचार पहले से बेहतर हो जाएगा। 3. सामने वाला जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनें। सुनने का मतलब यही नहीं होता कि आप अपना मुंह बंद रखें। सुनने का मतलब है कि जो कहा जा रहा है आपका पूरा ध्यान उसी तरफ है। ज्यादातर लोग सुनने के बजाय सुनने का नाटक करते हैं। वे सामने वाले की बात खत्म होने का इंतजार करते हैं ताकि वे अपनी बात कहना शुरू कर सकें। सामने वाले की बात पूरे ध्यान से सुनें, उसका मूल्यांकन करें। इसी तरह आप अपने दिमाग के लिए कच्चा माल इकट्ठा कर सकते हैं। अधिकांश प्रसिद्ध विश्वविद्यालय सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स लिए एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। प्रायोजकों के अनुसार इन कार्यक्रमों का लक्ष्य इन एग्जीक्यूटिव्स को रेडीमेड फॉर्मूले देना नहीं, बल्कि नए विचारों के आदान प्रदान का अवसर देना है। यहाँ एग्जीक्यूटिव्स कॉलेज के हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, जिससे उनमें आपसी विचार विमर्श ज्यादा अच्छी तरह होता है। संक्षेप में, एग्जीक्यूटिव्स को इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि उन्हें नए विचार करने की प्रेरणा मिलती है। 1 साल पहले मैंने अटलांटा के सेल्स मैनेजमेंट स्कूल में 1 सप्ताह में 2 सत्र आयोजित किए जिन्हें नेशनल सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इंक ने प्रायोजित किया था। कुछ सप्ताह बाद मैं एक सेल्समैन मित्र से मिला जिसके मैनेजर ने उस प्रशिक्षण सत्र में भाग लिया था। स्कूल में आपने हमारे सेल्स मैनेजर को बहुत सारी बातें सिखा दी हैं कि कंपनी को बेहतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है, मेरे युवा मित्र ने कहा। उत्सुकतावश मैंने उससे पूछा कि वह विस्तार से बताए कि उसे अपने मैनेजर में क्या बदलाव दिखे। मेरे मित्र ने कई बातें गिना दी। कंपनसेशन प्लान में सुधार, महीने में 1 बार की जगह 2 बार सेल्स मीटिंग्स, नए बिजनेस कार्ड्स और स्टेशनरी, सेल्स टेरिटरी का पुनर्गठन, और मजे की बात यह थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनमें से किसी का भी सीधे उल्लेख नहीं किया गया था। सेल्स मैनेजर को डिब्बाबंद तकनीकें नहीं दी गई थीं। इसके बजाय उसने कुछ ज्यादा बहुमूल्य सीखा। यह सीखा कि दूसरों के विचारों से वह किस तरह अपने विचार उत्प्रेरित कर सकता है ताकि उसे और उसकी कंपनी को फायदा हो। पेंट निर्माता के यहाँ काम करने वाले एक युवा अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि दूसरों के विचारों को सुनने के कारण उसे एक बार बहुत सफलता मिली थी। मैंने रियल एस्टेट में कभी ज्यादा रुचि नहीं ली, उसने मुझे बताया। मैं कई सालों से प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और मैं अपने काम से काम रखता हूँ। एक दिन एक रियल्टर मित्र ने मुझे शहर के रियल एस्टेट समूहों के साथ लंच के लिए बुलाया। उस दिन का वक्ता एक वृद्ध आदमी था जिसने शहर को बढ़ते हुए देखा था। उसकी चर्चा का विषय था अगले 20 साल। उसने यह भविष्यवाणी की कि कुछ ही समय में शहर इतना फैल जाएगा कि वह आसपास की कृषि भूमि को भी अपने में समेट लेगा। उसने यह भी भविष्यवाणी की कि 2 से 5 एकड़ के जेंटलमैन साइज के फार्म हाउस की रिकॉर्ड तोड़ मांग होने वाली है। ऐसे फार्म हाउस जिनमें बिजनेसमैन या प्रोफेशनल व्यक्ति स्विमिंग पूल बनवा सकें, घोड़े रख सकें, बगीचा लगा सकें और दूसरी ऐसी ही शौकिया चीजें बनवा सकें।
इस आदमी की बातें सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसने जिस तरह के फार्म हाउस का जिक्र किया था, मैं भी उसी तरह का फार्म हाउस तलाश रहा था। अगले कुछ दिनों तक मैंने अपने कई दोस्तों से पूछा कि किसी दिन 5 एकड़ की एस्टेट के मालिक बनने के बारे में उनका क्या विचार है। हर एक को यह विचार बहुत पसंद आया। मैं इस बारे में लगातार सोचता रहा और खुद से यह सवाल पूछता रहा कि मैं इस विचार को किस तरह फायदेमंद बिजनेस में बदल सकता हूँ। फिर एक दिन जब मैं नौकरी पर जा रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में जवाब कौंध गया। क्यों न एक फार्म खरीदा जाए और इसे छोटे एस्टेट में बांट दिया जाए। इस तरह मुझे जमीन सस्ते भाव में मिल सकती थी और मैं एस्टेट को महंगे दामों में बेच सकता था। शहर से 22 मील दूर मुझे 50 एकड़ का फार्म $8,500 में मिल गया। मैंने उसे खरीद लिया और खरीदते समय केवल 1/3 नकद दिया और बाकी रकम की किस्तें बांध ली। फिर जहां पेड़ नहीं थे, वहां मैंने चीड़ के वृक्ष रोप दिए। मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे किसी रियल एस्टेट बिजनेस के आदमी ने यह बताया था, लोग आजकल पेड़ पसंद करते हैं, बहुत सारे पेड़ हों तो और भी अच्छी बात है। मैं अपने संभावित ग्राहकों को यह दिखाना चाहता था कि आज से कुछ साल बाद उनके एस्टेट में ढेर सारे चीड़ के सुंदर वृक्ष लगे होंगे। फिर मैंने एक सर्वेयर को बुलाकर उस 50 एकड़ के फार्म को 5 एकड़ के 10 फार्म हाउस में बांट दिया। अब मैं फार्म हाउस बेचने के लिए तैयार था। मैंने शहर में कई युवा एग्जीक्यूटिव्स के नाम पते लिए और छोटे पैमाने पर सबको सीधे चिट्ठियां लिखी। मैंने बताया कि किस तरह सिर्फ $3,000 में, जिसमें शहर में एक छोटा सा प्लॉट ही मिल पाएगा, वे शहर से थोड़ी सी दूर पर एस्टेट खरीद सकते हैं। मैंने उन्हें मनोरंजन और स्वास्थ्यप्रद जीवन की संभावना के बारे में भी बताया। 6 हफ्तों में ही, केवल शाम को और सप्ताहांत में काम करके, मैंने सभी 10 फार्म हाउस बेच दिए। कुल आमदनी हुई $30,000। कुल खर्च, जिसमें जमीन, विज्ञापन, सर्वेइंग और कानूनी खर्च शामिल था, $10,400 और लाभ $19,600। मुझे इतना फायदा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने दूसरे समझदार लोगों के विचारों से लाभ उठाया। अगर मैं रियल एस्टेट के लोगों के साथ लंच में नहीं जाता, क्योंकि वे मेरे व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं थे, तो मेरे दिमाग में मुनाफा कमाने की यह सफल योजना आ ही नहीं सकती थी। मानसिक उत्प्रेरण हासिल करने के कई तरीके होते हैं, परंतु यहाँ पर 2 तरीके दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप कम से कम एक ऐसे प्रोफेशनल समूह से जुड़ें जो आपके व्यवसाय से संबंधित हो। सफलता की चाह रखने वाले लोगों के साथ मिले जुलें, उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करें। कितनी बार हम किसी को यह कहते सुनते हैं, आज मीटिंग में मुझे यह बढ़िया विचार मिला, या कल की मीटिंग में मैंने यह सोचा। याद रखें, वह दिमाग जो केवल अपने ही बनाए हुए भोजन पर जिंदा रहता है, जल्दी ही कुपोषण का शिकार हो जाता है, कमजोर हो जाता है और रचनात्मक, प्रगतिशील विचारों को सोचने में असमर्थ हो जाता है। दूसरों के विचारों से प्रेरित होना आपके मस्तिष्क के लिए उत्तम आहार साबित होता है। दूसरी बात, अपने व्यवसाय के बाहर के कम से कम किसी एक समूह से जुड़ें। अपने व्यवसाय के बाहर के लोगों से मिलने से आपकी सोच व्यापक होती है और आप बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। आप यह जानकर हैरान होंगे कि आपके व्यवसाय के बाहर के लोगों से नियमित रूप से मिलने से आपकी नौकरी पर भी सकारात्मक असर होता है। विचार आपकी सोच के फल हैं, परंतु उनका दोहन करना पड़ता है और तभी उनका मूल्य होता है। हर साल बलूत का पेड़ इतने फल गिराता है कि अगर सभी बीज उग जाएं तो एक अच्छा खासा जंगल तैयार हो जाए, परंतु इन बीजों में से शायद 1 या 2 बीज ही उग पाते हैं। ज्यादातर बीज गिलहरियां खा जाती हैं और पेड़ के नीचे की जमीन इतनी सख्त होती है कि बचे हुए बीज उस पर उग ही नहीं पाते। ऐसा ही विचारों के साथ होता है। केवल कुछ ही विचारों के फल मिल पाते हैं। विचार बहुत जल्दी नष्ट होने वाले बीज हैं। अगर हम रखवाली न करें तो गिलहरियां नकारात्मक रूप से सोचने वाले लोग हमारे ज्यादातर विचारों को नष्ट कर देंगी। विचार जब पैदा होते हैं तभी से उनकी खास देखभाल करनी होती है और तब तक करनी होती है जब तक कि वे बड़े न हो जाएं और उनमें फल न लगने लगे। अपने विचारों के दोहन के लिए और उन्हें विकसित करने के लिए इन 3 तरीकों का प्रयोग करें। 1. विचारों को बच निकलने का मौका न दें, उन्हें लिख लें।
हर दिन आपके दिमाग में बहुत से अच्छे विचार आते हैं, परंतु वे जल्दी ही मर जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें कागज पर नहीं लिखा है और आप कुछ समय बाद उन्हें भूल जाते हैं। नए विचारों की पहरेदारी के लिए याददाश्त एक कमजोर चौकीदार है। अपने पास नोटबुक या डायरी रखें। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए, उसे लिख लें। यात्रा करने का शौकीन मेरा एक दोस्त अपने साथ एक डायरी रखता है जिस पर वह अपने विचार तत्काल लिख लेता है। रचनात्मक मस्तिष्क वाले मनुष्य जानते हैं कि अच्छा विचार कभी भी कहीं भी आ सकता है। विचारों को निकल भागने का मौका न दें, अन्यथा आप अपने विचार के फल नष्ट कर लेंगे। उन्हें बांध कर रखें। 2. इसके बाद अपने विचारों का अवलोकन करें। इन विचारों को एक फाइल में लगा लें। यह फाइल बड़ी हो सकती है या फिर छोटी फाइल से भी काम चल सकता है, परंतु फाइल जरूर बनाएं और इसके बाद आप अपने विचारों का नियमित रूप से विश्लेषण करें। जब आप इन विचारों का अवलोकन करेंगे तो आपको कुछ विचार बेकार या महत्वहीन लगेंगे। उन्हें बाहर निकाल दें, परंतु जब तक आपको कोई विचार दमदार लगता है, उसे अंदर ही रहने दें। 3. अपने विचार को विकसित करें। इसे फलने फूलने दें। इसके बारे में सोचते रहें। इस विचार को इससे संबद्ध विचारों के साथ बांध दें। अपने विचार से संबंधित सामग्री पढ़ते रहें। सभी पहलुओं की जांच कर लें। फिर जब समय आए तो काम में जुट जाएं और अपनी नौकरी, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इसका उपयोग करें। जब किसी आर्किटेक्ट के मन में नई इमारत का विचार आता है तो वह एक शुरुआती ड्राइंग बनाता है। जब एडवर्टाइजिंग के किसी रचनात्मक व्यक्ति के दिमाग में नए टीवी विज्ञापन का विचार आता है तो वह इसे स्टोरी बोर्ड फॉर्म में लिख लेता है और ऐसी ड्राइंग बना लेता है जिनसे यह पता चलता है कि पूरा होने के बाद यह विचार किस तरह दिखेगा। विचारों वाले लेखक पहला ड्राफ्ट तैयार करते हैं। नोट: अपने विचार को कागज पर आकार दें। यह 2 कारणों से जरूरी है। जब विचार निश्चित आकार ले लेता है तो आप इसका पूरी तरह अध्ययन कर सकते हैं, इसकी कमियां देख सकते हैं, इसे बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा विचार किसी और को बेचे जाने होते हैं, ग्राहक, कर्मचारियों, बॉस, दोस्तों, साथी, क्लब के सदस्यों, निवेशकों इत्यादि को। कोई न कोई तो होना चाहिए जो आपका विचार खरीदे, अन्यथा आपके विचार का कोई मूल्य नहीं। एक बार 2 जीवन बीमा सेल्समैन मुझसे मिले। दोनों ही मेरा बीमा करना चाहते थे। दोनों ने ही मुझसे वादा किया कि वे नई बीमा पॉलिसी के साथ मेरे पास आएंगे जिसमें कुछ बदलाव किए गए थे। पहला सेल्समैन आया और उसने मुझे मुहजबानी योजना बता दी जो मैं चाहता था। उसने मुझे शब्दों के माध्यम से समझा दिया, परंतु मैं उसकी बात पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उसने टैक्स, ऑप्शंस, सोशल सिक्योरिटी और बीमा योजना के सारे तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डाली, परंतु मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा और अंततः मुझे उसे मना करना पड़ा। दूसरे सेल्समैन ने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने अपनी अनुशंसाओं को चार्ट के माध्यम से लिखकर प्रस्तुत किया। सारे डिटेल्स डायग्राम में दिए गए थे। मुझे उसका प्रस्ताव आसानी से समझ में आ गया क्योंकि मैं उसे साफ देख सकता था। मैंने उससे बीमा करवा लिया। अपने विचारों को बेचे जाने वाले रूप में तैयार करें। मौखिक विचार के बजाय लिखित विचार या डायग्राम के रूप में प्रस्तुत विचार को बेचना कई गुना ज्यादा आसान होता है। संक्षेप में इन उपायों का प्रयोग करें और रचनात्मक तरीके से सोचें। 1. विश्वास करें कि काम किया जा सकता है। जब आप यह विश्वास करते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसे करने के तरीके ढूंढ ही लेगा। इसका कोई रास्ता है, यह सोचने भर से रास्ता निकालना आसान हो जाता है। अपनी सोचने और बोलने की शब्दावलियों से असंभव, यह काम नहीं करेगा, मैं यह नहीं कर सकता, कोशिश करने से कोई फायदा नहीं जैसे वाक्य निकाल दें। 2. परंपरा को अपने दिमाग को कमजोर न बनाने दें। नए विचारों को स्वीकार करें। प्रयोगशील बने। नई शैलियों को आजमाएं। अपने हर काम में प्रगतिशील रहें। 3. अपने आप से हर रोज पूछे, मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूं। आत्मसुधार की कोई सीमा नहीं है। जब आप खुद से पूछते हैं,
मैं किस तरह बेहतर कर सकता हूं, तो अच्छे जवाब अपने आप उभर कर सामने आएंगे। कोशिश करें और देखें। 4. खुद से पूछे, मैं यह काम और ज्यादा किस तरह कर सकता हूं। काम करने की क्षमता एक मानसिक अवस्था है। जब आप खुद से यह सवाल पूछेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे शॉर्टकट अपने आप आ जाएंगे। बिजनेस में सफलता का संयोग है। अपने काम को लगातार बेहतर तरीके से करते रहें, अपने काम की क्वालिटी सुधारें और आप जितना पहले करते थे उससे ज्यादा करें, अपने काम की क्वांटिटी बढ़ाएं। 5. पूछने और सुनने की आदत डालें। पूछे और सुने और आपको सही निर्णय पर पहुंचने के लिए कच्चा माल मिल जाएगा। याद रखें, बड़े लोग लगातार सुनते हैं, छोटे लोग लगातार बोलते हैं। 6. अपने मस्तिष्क को व्यापक बनाएं। दूसरों के विचारों से प्रेरणा लें। ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे जिनसे आपको नए विचार, काम करने के नए तरीके सीखने को मिल सकते हों। अलग अलग व्यवसायों और सामाजिक रुचियों वाले लोगों से मिलें। आशा करते हैं आपको यह बुक पसंद आई होगी। अब मिलेंगे पार्ट 3 में। कृपया इस बुक को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बुक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसने लिखा है